बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। कमरे में 3 नफूस होने के बावजूद मौत का सन्नाटा था। सामने बेड पर लेटे वजूद के होंठों पर मुसलसल मुस्कुराहट थी, जबकि इसके सामने सोफे पर बैठे दोनों नफूस खौफ से थर थर काँप रहे थे। बाहर 400 सन्नाटा था। रात की तरीके न जाने अपने अंदर कैसे भेद छुपाए बैठी थी। दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़ इस सन्नाटे में हथौड़े की तरह कानों में गूंज बज रही थी। मान गली में दौड़ते कदमों की आवाज़ बेड पर लेटा नफूस हड़बड़ाकर उठ बैठा। इससे पहले वो कुछ समझता घर का गेट जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही मेरी जुली आवाज़, सीमल 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 पुत्र, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो पुत्र, मेरे शीदा तेरी खाला। सीमल, दरवाज़ा खोल पुत्र। मिली जुली जनाना मर्दाना आवाज़ें। सोफे पर मौजूद लड़की एकदम सीधी हुई जब बेड पर बैठे वजूद ने होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। साथ ही मेज़ पर रखी पिस्टल अपने हाथ में उठा ली। सीमल पुत्र, तो ठीक है ना? बाहर से किसी मर्द के पास आई थी। सुनो डॉक्टर, कोई चालाकी मत करना, उठो और बाहर जाकर दरवाज़ा खोलो। पिस्टल दूसरे हाथ में थाम कर वो बेड से उठकर इसके करीब आया। बाहर खड़े लोगों को वापस कैसे भेजना ये तुम्हें पता होगा। अगर मेरे बारे में बाहर जाकर ज़ुबान भी खोली तो मत भूलना, पीछे तुम्हारी नानी मेरे कब्जे में होगी, समझी? सख्ती से घूरते हुए सोफे से उठाया। खौफ से थूक निकलती वो उठ खड़ी हुई। जाओ, सख्ती से धीमी आवाज़ में वो गुर्राया। सिमल कांपती टांगों से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते इसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर था, नानी की कनपट्टी पर रखा हुआ इसका पिस्टल और खौफ से बिछी हुई नानी की आंखें। बाहर दरवाज़ा और ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़कर इसने दरवाज़ा खोला। शुक्र है सिमल, तू नज़र तो आई, वरना हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने लगे थे। रशीदा खाला से सही सलामत देखकर तेरी से बोली। क्या क्या हुआ खाला? इतने रात के आप लोग और ये पुलिस? तभी से एहसास हुआ कि इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। हकलाते हुए पूछा था, सीमल, हमारे गांव में बहुत बड़ा डाकू घुसा है। पुलिस को रिपोर्ट मिली है, वही नहीं घरों में से किसी एक घर में घुसा है। सारे घरों में चेक करेंगे लोग। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा था। सीमल का दिल ज़्यादा धाड़े मार के रोए और इन्हें बताया कि वायन इसके घर में मौजूद है, जिसे वो ढूंढ रहे हैं। खौफ से एक नज़र पीछे देखा, सुर्ख आंखें लिए हाथ में पिस्टल थामे वो इसे देख रहा था। नहीं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। मैं और नानी तो सो रही थी। मुसलसल खुद पर जमी सुर्ख आंखें से डिस्टर्ब करने लगी थी। देखिए मोहतरमा, कुछ देर पहले आपने फायरिंग की आवाज़ें तो सुनी होंगी ना? हमने इसी से मत भाग कर आते देखा। अगर कोई मसला परेशानी है तो प्लीज़ बताएं, पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ मौजूद है। इसे अकलाते देखकर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा था। सीमल खौफ से पीली पड़ गई। दरवाजे के पीछे खड़े शख्स ने अचानक पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख लिया और इशारा अंदर नानी की तरफ किया था। नहीं प्लीज़, वो बौखला उठी थी। जी? पुलिस वाला नासमझी से देखने लगा। मेरा मतलब है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर आपको बताऊँगी। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए बोली। पुलिस वाला मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए अपने आदमियों को वापसी का इशारा करने लगा। अच्छा पुत्र, कोई मसला हुआ तो ज़रूर दसी। खाला रशीदा इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। सीमल ने सरस बात में हिलाया। आहिस्ता आहिस्ता मजमा हटने लगा। सीमल ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ाई थी और भागती हुई नानी के रूम में चली गई। नानी, आप ठीक तो है ना? सोफे पर बेस्तुत पड़ी खराटे लेती नानी को हिलाया था। तभी पीछे वो भी चला। अरे क्या कर रही हैं डॉक्टर? नानी जाग जाएंगी, बेचारी सो रही हैं, सोने दे, ख्वाम का तंग कर रही हैं। दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बेड पर बैठते हुए बोला। आपने मार तो नहीं दिया नानी जान को? खौफ से नानी की सांसें चेक की। बेड पर बैठे शख्स के मुंह से जोरदार कहकर बरामद हुआ। सीमल ने सटपटाते हुए इसे देखा। रियली? मरा हुआ बंदा भी कराटे लेता है? सॉरी, आपको डॉक्टर होने की डिग्री किस पागल ने दे दी? सीमल ने घूर के इसे देखा। मैंने आपका काम कर दिया, अब आप जा सकते हैं। गुस्से से घूरा। सॉरी, बट मैं अभी यहीं हूँ, कहीं नहीं जा सकता। आपने देखा ना, बाहर पुलिस मौजूद है। आराम से बेड पर नींद दराज हुआ। क्या मतलब? जब तक पुलिस नहीं जाएगी आप हिलेंगे भी नहीं? और अगर 10 दिन पुलिस बाहर मौजूद रही, अब 10 दिन यहीं रहेंगे? कमर पर हाथ रखे वो गुस्से से बोली। मजबूरी है, कंधे उचकाता हुआ मदद से बोला। बाय द वे, आप डॉक्टर हैं, फर्स्ट एड बॉक्स तो हो गई आपके पास? दरअसल मुझे ड्रेसिंग करनी है। अपने कंधे की तरफ इशारा किया जहाँ से खून निकल के बाकायदा अब जम चुका था। सीमा ने खामोशी से किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसके सामने रख दिया। इसने पिस्टल टेबल पर रखकर बॉक्स सामने किया, फिर शर्ट के बटन खोलकर बेदर्दी से होंठ फेंचे। खून से जमी हुई शर्ट को जख्म पर से खींच कर उतारने लगा। सीमल जो इस दौरान सोफे पर बैठ चुकी थी, इसे जानवरों की तरह ड्रेसिंग करते देखकर बेसाख्ता आ गई। उफ अल्लाह, कसाई तो नहीं रह चुके आप? ऐसे करते हैं ड्रेसिंग? खफ किसी से घूरा, फिर आगे बढ़कर कैंची उठाकर एहतियात से जख्म के आसपास से शर्ट काटने लगी। अगले 10 मिनट में इसका जख्म साफ करके ड्रेसिंग कर दी। शुक्र करें गोली कंधे को छू कर निकली। अगर कहीं अंदर मौजूद रहती तो अब तक आप ऊपर पहुंच चुके होते। ड्रेसिंग के साथ साथ नसीहतें भी जारी थी। मुस्कुराहट दबाए वो चुपचाप सुनता रहा। ड्रेसिंग से फारिग होकर अलमारी से मामू की एक ढीली हरी शर्ट निकाल कर इसे थमा दी।
थैंक यू बहुत बहुत। अब आप सोचें, रात बहुत हो चुकी है, मुझे जैसे ही लगा खतरा टल गया मैं रात के किसी पैर यहाँ से चला जाऊँगा। यकीन करें आपके घर से कोई चीज़ नहीं चुराऊँगा, आप आराम से सो सकती हैं। खफकी से खुद को घूरती नज़रों से देखती सीमल से वो शरारत भरे अंदाज में बोला था, फिर टेबल से पिस्टल उठाकर छपाक से बाहर निकल गया। खौफ से सारी रात में नानी से चिपकी बैठी रही और वो बाहर लाउंज में मदद से धीमी आवाज़ में टीवी लगाकर बैठा रहा। कितनी देर वो इंतज़ार करती रही कि वो अभी आके कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, फिर वो आराम से सो जाएगी, मगर इसका इंतज़ार ही ना जाने वो किस पैर सो गई थी। माँ सदके चली जावे, देखते सही बाहर किधर बैठा इंजॉयमेंट बनाया है उन्होंने। अगली सुबह इसकी आंख खुली, मुंदी मुंदी आंखों से घड़ी को देखा जो 8:30 बजे आ रही थी। ओ माय गॉड, इतना टाइम हो गया। कंबल फेंकती वॉशरूम में जा घुसी, भागम भाग मुँह हाथ धोया, अगले कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आई। अगले लम्हे से ठिठक कर रुकना पड़ा। सामने लाउंज के सोफे पर वो चादर ओढ़े सो रहा था। ओ, ये भी अभी तक यहीं है। वो इसे देखते हुए बोली, धीरे धीरे बगैर चाप पैदा किए किचन में चली। अपने नानी के लिए नाश्ता बनाकर ट्रे में रखकर वो कमरे में चले। वो अभी तक पड़ा सो रहा था। नानी को नाश्ता कराते हुए मुसलसल यही सोचती रही कि वो नानी को इसके पास अकेला छोड़कर हॉस्पिटल कैसे जाए। आखिर नाश्ते के बर्तन समेटते हुए ये फैसला कर चुकी थी कि वो नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगले 2-3 दिन भी इसकी यही रूटीन रही। तीनों टाइम का खाना बेडरूम में ले जाती और आते जाते वो लाउंज में बैठा इसे देखता, फिर अपने मोबाइल में मगन हो जाता। चौथे दिन सुबह ही सुबह वो नाश्ता बना रही थी जब वो चला है। सुने, सीमा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। आप इतने दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? इसे मतवजह देखकर वो अंदर चला। आपसे मतलब? माथे पर शिकने डाले घूर के इसे देखा और वो बेसाख्ता मुस्कुराया। देखो डॉक्टर, अगर तुम मेरी वजह से नहीं जा रही तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं अगले कई दिन या शायद कई हफ्ते यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीमा ने खौफजदा नज़रों से इसे देखा। देखो, जब भी मुझे लगा खतरा टल गया मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसके लिए मुझे इंतज़ार करना है ऑर्डर का। जैसे मुझे पीछे से ऑर्डर मिला मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और अगर तुम्हें कोई खतरा है मुझसे तो यकीन करो डॉक्टर ज़रूर हूँ, मगर अपने से पे एहसान करने वालों को कभी नहीं भूलता। तुम्हारे बहुत से एहसान है मुझ पर, मुझे पनाह दी, मेरा इलाज किया, मुझसे बेखौफ ख़तर तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। मैं जब तक हूँ तुम्हारी नानी का ख्याल रखूँगा, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो डॉक्टर। किचन के दरवाजे से टेक लगाए वो सीमल से मुखातिब था। सीमल ने आंख उठाकर इसे देखा जैसे कह रही हो कि एक डाकू पर इतबार क्यों करूँ। वो काफ़ी देर इसके जवाब का इंतजार करता रहा, मगर चुपचाप खड़ी अपना काम करती रही। वो गहरी सांस भरता जैसे तुम्हारी मर्जी कहता बाहर निकल गया। और अगली सुबह इसकी बातों का असर था या कुछ और, पर नानी को जल्दी जल्दी नाश्ता करवाकर हॉस्पिटल चली आई। आते हुए थोड़ी देर के लिए इसके करीब रुककर, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, चौकीदार आजकल छुट्टी पर है, कहकर चलती बनी। सोफे पे नीम दराज वजूद ने हैरत से जाते देखा, यानी वो इस पर एतबार करी थी। और फिर ये रोज़ वो सुबह सुबह नानी को नाश्ता करवा कर इसका बना कर रख जाती। सारा दिन हॉस्पिटल में गुजार कर वापस आती। आके वो भी कभी नानी के साथ लूडो, कभी कैरम, कभी शतरंज खेलता मिलता, कभी कोई डिश बनाई जा रही होती और इसे देखकर नानी जैसे खेल उठती। सिमी आओ आओ, बड़े मज़े की गेम है, तुम भी खेलो। सिमी बेटा ज़रा ये कबाब तो चखना, श्याम ने इतने मज़े के बनाए, और ये फ्रूट ट्राइफल मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा तो कोई बनाता ही नहीं है। वो चुपचाप सुनने चाहती। नानी जान दुनिया जहाँ की बातें इससे किए जाती जैसे वो इन्हीं का सगा बेटा हो। अंदर ही अंदर वो गुस्से से बल खाए जाती, मगर बोलती कुछ भी नहीं। वैसे डाकू ने सारियाँ ट्रेनिंग लेती हुई हैं। नानी आप तो अभी भी गज़ब ठाती हैं, जवानी में आपका क्या हाल होगा। उफ़, काश इस वक्त मैं भी होता। वो सरदाएँ भरता, दिल पे हाथ रखता वहीं ढेर हो जाता। नानी शर्माती ले जाती, अपनी नौजवानी के किस्से छेड़ बैठती। वो तौबा इस्तग़फ़ार करती से घूरती वहाँ से उठ जाती। वो शरारत से देखकर नानी को छेड़ता। नानी आप तो अच्छी खासी बाज़ौक़ खातून है, ये मोहतरमा किन पर चली गई। और नानी सरदार भर कर रह जाती। हक हाँ, क्या बताऊँ बेटा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना जी को बिल्कुल ऐसे ही थे, ठुस इंसान। वो नानी के ठुस कहने पर ज़ोरदार कहका लगाता और अंदर रूम में वो जल जाती। फिर नानी नाना जी के किस्से शुरू हो जाती और वो भी मदद से कलाम किया जाता। वो कुड़कुड़ जाती। क्या नानी जानती नहीं वो कितना खौफनाक डाकू है, पिस्टल है इसके पास, कैसे मदद से साथ लग के किस्से सुनाए जा रही हैं। मगर परवाह किससे थी, सिर्फ यही नहीं, इस दिन वो हॉस्पिटल के लिए निकली जब बीच गली में खाला रशीदा से मुलाकात होगी। अरे खाला, आप तो हमारे घर का रास्ते भूल गई, नानी बहुत याद करती हैं आपको। बस क्या बताऊं बेटा, आजकल पोती की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, कहीं भी आना जाना कम हो गया। वैसे भी आई थी 2 बार, मुलाकात हुई थी मेरी तुम्हारे कज़न से। मेरे कज़न से? सीमा ने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। तुम्हारी नानी ने मिलवाया था, बड़ा प्यारा बच्चा, भाई बड़ा मज़ा आया इससे मिल करके, हंसाता रहा है। आऊँगी फिर कभी। जीती रहो मेरी बच्ची, नानी को मेरा सलाम कहना, चलती हूँ। खाला अपनी कहकर चलती बनी। और वो ये नानी भी ना ख्वामखा में डाकू को मेरा कज़न बना दिया, पूछती हूँ आज ज़रा जाके। और फिर पूछने की नौबत ही नहीं। अगले दिन वो हॉस्पिटल के लिए तैयार होकर निकलने लगी जब वो इसके पास है। आज शायद मैं चला जाऊँगा। धीरे से रुककर इसे देखा। सच्ची? सीमल के मुँह से बेख्तियार निकले। अगले पल शर्मिंदा होगी। अगले बंदे के चेहरे के तासुरात ही इतने अजीब थे। लगता है आप मेरे जाने से काफ़ी खुश होंगी, मैं समझा। बात अधूरी छोड़ दी। खैर आज 1 बजे मेरी गाड़ी मुझे लेने आ जाएगी, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। गर्दन झुकाया अपनी कह रहा था वो चुपचाप खड़ी रही। आप कुछ कहेंगी नहीं क्या? वास भरी नज़रों से देखो जो फजूल में पर्स में मुँह घुसाए कुछ ढूंढ रही थी। मुझे कुछ कहना था क्या? वो सर उठाकर ना समझी से देखा। वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया।
खैर मैं जा रही हूँ, आज चौकीदार आ जाएगा, अगर आपके जाने तक वो ना आए तो आप बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा कर जाइएगा। कहती हुई बिना खुदा हाफिज़ कहती स्मार्ट चेहरा लिए वो चली गई। चुपचाप सर झुकाए जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले हुए उसे जाते देखता रहा। डाकू दे स्टेशन से चेक करूँ। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। सुबह से ही वो डॉक्टर जैदी के साथ मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़ रही है। 3 बजे वो थकी हारी अपने रूम में आई तो बेख्तियार जहन घर की तरफ चला गया। हाँ 1 बजे इसने कहा था कि अब तक वो तो चला गया होगा। धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर सिस्टर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर सीमल, आपके घर से फ़ोन आया था। अच्छा, किस वक्त? नानी का होगा, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। बोलते बोलते रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। कोई श्याम साहब थे? श्याम साहब? साख नज़रों से देखा। जी, वो कह रहे थे कि आपकी नानी की तबीयत ठीक नहीं। सिस्टर मजीद बता रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं? वो तेरी से उठी। आप डॉक्टर जैदी के साथ ऑपरेशन में बिजी थी। अभी वो आपकी नानी को लेकर 2nd फ्लोर के इमरजेंसी रूम में डॉक्टर एहसन के अंडर में। आपको डॉक्टर एहसन ने ऊपर बुलवाया। इसे लगा वो खड़े खड़े गिर जाएगी। अगले लम्हे वो तेरी से बाहर भागी। 2nd फ्लोर पर राहदारी में इमरजेंसी वार्ड के बाहर से खड़ा नजर आ गया। नानी को क्या हुआ? डुबडुबाती नज़रों से इसे देखा। नानी को क्या हुआ श्याम? वो इसका गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी। रिलैक्स सिमल। वो इसकी हालत देखकर घबरा गया। नहीं तुम मुझे बताओ, मैं तो नानी को ठीक ठाक छोड़कर आई थी ना। आंसू पहुँचते हुए इसे देखते हुए बोली। मैं 1 बजे के करीब नानी से मिलकर जैसे ही निकला, गाड़ी के करीब पहुँच कर मुझे याद आया मेरा मोबाइल नानी के रूम में रह गया। मैं जब वापस आया तो नानी व्हीलचेयर से नीचे पड़ी हुई थी। मैंने इन्हें उठाकर सीधा किया। हाथ पाँव मले मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने आपको फ़ोन किया मगर सिस्टर हर बार यही कहती रही कि आप ऑपरेशन थिएटर में। मैं नानी को लेकर इसी वक्त यहाँ आ गया। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक है। तब क्या इमरजेंसी में रखा हुआ है? अभी तक कोई पता नहीं। वो खुद पर ज़बत के इसे कंधों से थामे तफसील बता रहा था। अब क्या होगा श्याम? मेरे पास तो नानी के अलावा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं किधर जाऊँगी? मेरा क्या होगा? वो उसके कंधे से लगी बेसाख्ता रोदी। श्याम ने होंठ भेजते से खुद से लगा लिया। इसी वक्त इमरजेंसी डोर खुला। डॉक्टर एहसन और डॉक्टर जैदी बाहर है। वो बेसाख्ता दौड़कर इनके पास पहुँची। डॉक्टर, मेरी नानी। सॉरी डॉक्टर सीमन, शी इज़ नो मोर। हैं? नानी गई? टुर गई? मैं तो कैसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बना के कोई निकाह को करा कर जाएगी। नानी तो टुर गई। ये लफ्ज़ दूसरे पेशेंट के लिए कहते हुए कभी अजीब नहीं लगा था, मगर आज जैसे दिल में खुपसा गया। वो खड़ी खड़ी रेत की तरह से आम के बाजू में फिसलती चली गई। हाँ जी, अब लगी ना हाथ में, ध्यान से। नानी टुर भी गई। वो 6 साल की थी जब मामा पापा में अलहदगी होगी। मामा इसे लेके नानो और मामू के घर चली आई। मामू की उम्र तब यही कोई 15-16 साल थी। पापा ने दूसरी शादी करके अपनी नया दुनिया बसा ली और मामा क्यों पीछे रहती? पापा को नीचे दिखाने के लिए इन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद मामा इंग्लैंड सेटल होगी और पापा किसी दूसरे शहर में नानी के पास जाएगी। मामा पापा की कमी नानो और मामू ने होने ही ना दी। मामा और पापा की पक्तन कॉल्स आती रहती मगर मिलने कोई ना आता। दोनों के पास कोई टाइम ना था। वक्त के साथ साथ मामा के यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी, जबकि पापा के 2 बेटे और 2 बेटियां भी होगी। मगर मुड़कर दोनों ने देखा कि एक और वजूद भी इनके इंतज़ार में रहता है। वो 17 साल की हुई जब अचानक एक हादसे में मामू की डेथ होगी। मामा तब भी ना आई। जो जमा पूंजी नानी के पास थी वो उन्होंने सीमल की पढ़ाई पर लगा दी। उन जिन्हों सीमल के मेडिकल का रिजल्ट है, इसी दिन नानी पर फालिज का अटैक हुआ। नानी को संभालना, घर को देखना, हॉस्पिटल जाना, ये सब एक साथ करना इसे बहुत मुश्किल लगता। मगर भला खाला रशीदा और इनकी बहू का इन दिनों वो इसके बहुत काम आई। खाला रशीदा इसके हॉस्पिटल जाने के बाद नानी के पास आ जाती। फिर जब तक वो वापस ना आती तो नानी के पास ही रहती। आहिस्ता आहिस्ता नानी ने बोलना शुरू कर दिया। बस ज़रा चलने फिरने से कासिर थे। इसके लिए सीमल ने व्हीलचेयर मंगवा ली। इस रात वो नानी को खाना खिलाकर मेडिसिन देकर इनके साथ बातें करी थी। वो जानती थी अभी थोड़ी देर में नानी बेसुध सो जाएंगी। मेडिसिन खाने के बाद नानी को जल्दी नींद आ जाती थी। इस दिन मौसम भी थोड़ा ख़राब था, हवाएं चल रही थी। वो नानी के साथ बातें कर रही थी जब इसे लगा कि खिड़की बजी हो। दूसरे लम्हे इसे अपना वहम समझकर वो दोबारा बातों में लगी। अगली दफ़ा ज़रा ज़ोर से खिड़की बजी। एकदम वो दोनों चुप हो गई। मुझे लगता है हवा बहुत तेज़ हो गई है। खिड़की खुली रह गई, मैं बंद कर देती हूँ। नानी को दिलासा देती वो उठी, पर्दा हटाकर खिड़की खोलकर आसपास झांका। कोई ना था। अपना वहम समझकर वो खिड़की बंद करने लगी थी जब अचानक से खिड़की खोलकर वो अंदर कूदा। साथ ही बाहर फायरिंग की आवाज़ें। सीमल के मुँह से बेसाख्ता चीख निकल गई। मगर श्याम ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसके सामने पिस्टल लहराया। अगली चीख इसके मुंह में दब गई। वो भागकर नानी से लिपट गई। आने वाले ने बाहर झांक कर तसल्ली करने के बाद खिड़की बंद करके पर्दे बराबर कर दिए। तुम डॉक्टर सीमल हो ना, और ये तुम्हारी नानी है, राइट? सवालिया नज़र से उसे देख रहा था। सीमल ने थूक निकलते हुए सरस बात में ला। ओके, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं है, मुझे बस ड्रेसिंग करवानी है। इसने उसे डरते देखकर रिलैक्स किया और दूसरे हाथ से अपने जख्मी कंधे की तरफ इशारा किया। सीमल ने इसके कंधे की जानिब देखा जहाँ से उबल उबल कर खून निकल रहा था। फिलहाल लाइट ऑफ कर दो, बाहर पुलिस है, कहते साथ ही इसने उठकर स्विच बोर्ड ढूंढकर खुद ही लाइट ऑफ कर दी। वो खौफ के मारे मजीद नानी के साथ चिमट गई। इसे लगा था वो डाकू इन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, मगर जितने दिन में इनके घर रहा, शुरू के दिनों के अलावा इसे कभी लगा ही ना कभी इनके इस घर का फ़र्द नहीं। और नानी कितना करीब हो गई थी इसके, जैसे वो इन्हीं का बेटा हो।
नानी की डेथ पर इसे कोई होश ना था। कफन दफन का इंतज़ाम, खाने वगैरह का इंतज़ाम वो नहीं जानती थी किसने किया था। इसे तो अपना होश ना था। इसे लगा शायद इस बार नानी की डेथ पर मम्मा पापा आ जाए, मगर इस दफ़ा भी वो ना आए। वो शदीद रोई थी और टूट के रोई थी। नानी के 10वें तक खाला रशीदा इसके पास रही। इन्होंने इसे बताया कि नानी के कफन दफन, खाने वगैरह का इंतज़ाम सब श्याम ने किया। इसने इन 10 दिनों में श्याम को कहीं नहीं देखा था, मगर खाला रशीदा के बकौल वो इसके लिए खासा परेशान रहा था, और आज इतने दिनों बाद वो इसे अपने सामने देख रही थी। सोफे पर बैठा निढाल सा वो सर झुका है, दोनों मुट्ठियां बाहम भेंचे बैठा था। साथ वाले सोफे पर खाला रशीदा बैठी सीमल को धीरे धीरे समझा रही थी। देखो बेटा, जिसको जाना था वो बेचारी तो चली गई, अल्लाह इसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। मसला अब तुम्हारे लिए बेटा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अपने माँ को या बाप को बुलवाओ, इन्हें बताओ कि तुम्हारा जो सहारा था वो भी आज चला गया। अब ये बच्चा ये आखिर कितने दिन रहेगा तुम्हारे साथ? मेरी मानो तो अपनी माँ बाप को समझाओ। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो गए थे। अब घर में सिर्फ वो तीनों मौजूद थे। खाला रशीदा कितनी देर बैठी से ज़माने की ऊँच नीच समझाती रही। फिर मामा पापा से रब्ता करने का कहकर बिलाकर वो भी अपने घर चल दी। आखिर एक दिन इन्हें भी तो जाना ही था ना। खाला ठीक कहती हैं, आपको अपने वालिदैन से रब्ता कर लेना चाहिए। सर उठाया, वो भी इसे देख रहा था। कितनी देर बैठी वो उंगलियां मसलती रही। फिर आज नहीं तो कल श्याम को भी चले जाना था, और फिर वो अकेली, उफ़, वो अकेली कैसे रहेगी? इसे तो रात को अकेले कमरे में सोते डर लगता था। कजा के पूरे घर में अकेली। वो घबरा के उठ खड़ी हुई, फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ गई। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। मामा की अपनी रूटीन लाइफ थी, नौकरी, बच्चे, घर। 2 आंसू बहाने के बाद इन्होंने से कहा, बेटा मैं कैसे तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ? मेरे शौहर को तो तुम जानती हो ना, कितना खुद दिमाग है। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहती? इनका भी हक है तुम पर। और खटाक से फ़ोन बंद। पापा ने भी ये रोना धोना मचा के, तुम्हारी माँ इंग्लैंड में ऐश करिए, मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, 4 बच्चों का खर्चा इतनी मुश्किल से निकलता है। और फ़ोन बंद। वो वहीं घुटनों में सर रखे बेबसी से रो दी। बड़े लानत माँ प्यो ने, इदा दे लानत लानतियाँ को भी अल्लाह ही बचाए। वो सुबह से कमरे में बंद थी। नानी तो रही नहीं थी, और जो रिश्ते मौजूद थे वो इसे अपनाने को तैयार न थे। मामा पापा के जवाब देने के बाद वो मुसलसल कमरा बंद के रोए जा रही थी। बाहर रात गहरी हो रही थी, और अंदर वो आने वाली ज़िंदगी का खौफ लिए साख बैठी थी। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और श्याम तेरी से अंदर आया था, और इसे देखकर खौफ से उठ खड़ी हुई। जल्दी करे सीमल, हमें यहाँ से निकलना, बाहर पुलिस मौजूद है। अब जल्दी जल्दी जो सामान लेना चाहे साथ रख लें। वो तेरी से बोलता हुआ आया और बगैर इसके जवाब का इंतजार किया खुद ही आगे बढ़कर अलमारी खोलकर इसके कपड़े बेड पर ढेर करने लगा। पुलिस? बेटा ऐसे ही है। पुलिस? वो खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी। पुलिस से आपको डरना चाहिए ना, मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? देखिए सिमल, किसी ने मुखबरी कर दी कि आपने मुझे अपने घर में छिपने की जगह दी है। मेरे साथी की कॉल आई है कि पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको यहाँ से लेकर निकलूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ फंसे। आपने मुझ पर एहसान किया, कम अज़ कम मैं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। जो करना करे। मैं पुलिस को बता दूँ कि आप ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे थे, मैंने आपको जगह नहीं दी थी। तेज तेज बैग में कपड़े रखता हुआ तफसील से समझाया था। जब बेसाख्ता गुस्से में मुझसे बैग छीनते हुए इसकी बात काट कर बोली। श्याम ने पर मुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। हमारे पास टाइम नहीं सीमल, ज़िद मत करो प्लीज़। जो ज़रूरी सामान रखना है रखो, कोई ज्वेलरी या पैसे वगैरह हो तो वो भी रख लो, क्या पता दोबारा तुम इधर ना आ सको तो। श्याम हाथ उठाकर इसे समझाते हुए बोला, मगर न जाने सीमल की आंखों में क्या था। बेख्तियार अपनी बात अधूरी छोड़कर इसे देखने लगा। तो यूँ कहो ना मिस्टर श्याम, मेरा पैसा और ज्वेलरी चाहिए। तुम्हें लगता है कि इतने दिन मेरे घर रहने का मकसद यही था? तुम्हारा अफसोस मिला नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें घर में नहीं, बैंक लॉकर में रखवाती हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वह तंजिया नज़रों से घूरते हुए बोली। श्याम का पारा एकदम से हाई हुआ था। थूकता हूँ मैं तुम्हारे पैसों पर, कमी नहीं है मेरे पास इन चीज़ों की। इतनी देर से सिर्फ नानी की वजह से लिहाज करा, तो 2 दिन रहोगी ना जेल में, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुम तो जानती होगी जेल में खासकर लड़कियों के साथ क्या होता है। अच्छा, तुम्हारी भी अक्ल ठिकाने आएगी। मजबूती से शानों से थामे वो जब्त के किन मराहिल से गुजरा था ये वही जानता था। अगले लम्हे वो बेड पर धक्का देते हुए तन फन करता कमरे से बाहर निकल गया। दूर कहीं से पुलिस सायरन की एक गूंजती आवाज़ सीमल खौफ से इसके पीछे भागी थी। श्याम! और तेरी से बाहर की जाने बढ़ते श्याम का कदम ठिठक कर रुके। पीछे मुड़कर देखा, खौफ से जर्द पड़ती सीमल। इसे लगा वो भी गिर जाएगी। वो तेरी से वापस मुड़ा। देखो मुझ पर भरोसा करो, मैं मुसीबत टलते तुम्हें जहाँ कहोगी, जिस रिश्तेदार का कहोगी इसके पास छोड़ाऊँगा, मगर अभी यहाँ से चलो प्लीज़। इसे कंधों से थामे इस बार वो नरमी से बोला। सीमल ने डुबडुबाई नज़रों से देखा और सरस बात में हिला दिया। शाबाश, मैं ये बैग ले जाता हूँ, तुम अगर कोई और चीज़ लेना चाहो तो ले आओ। दरवाज़े अच्छी तरह लॉक कर देना, मैं बाहर का जायज़ा लेता हूँ, तब तक हरी अप। इसका सर थपथपाता हुआ बैग उठाकर तेरी से बाहर निकल गया। सीमा ने जल्दी जल्दी अपने चंद एक ज़रूरी चीज़ें उठाई और हसरत भरी नज़रों से पूरे घर को देखती लॉक लगा दी बाहर निकल आई। सामने वो चौकीदार से न जाने क्या बात कर रहा था। सीमल को आते देखकर तेरी से सहन में बड़ा स्टूल उठाकर सहन की दीवार के साथ लगाए सायरन की आवाज़ें अब नज़दीक कर दी। ये 7 वाला बंगला खाली है आजकल, मैंने पता करवाया। यहाँ से हम 7 वालों के घर कूदेंगे, वहाँ से हम इनके पीछे बने गेट से बाहर पिछली गली में निकल जाएंगे। वहाँ जब मैं यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की दिया वाला मुझे
उधर ही कर दी थी। मैंने ऐसे किया, मेरा ये वाला ऐसे नीचे चोट आई हुई थी, मैंने ऐसे किया, मेरा छील गया ऐसे। अच्छा सही हो जाएगा मेरा बेटा। किधर थे हम? मैं वीडियो स्टॉप ही नहीं किया दिन रात। मेरे साथी कार समेत मौजूद तब तक चौकीदार पुलिस को संभाल लेगा। जल्दी करो, हरी अप। मुझे जल्दी जल्दी तफसील समझाते हुए स्टूल पर चढ़ने का इशारा करने लगा। श्याम ने बैग उठाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंका और सीमल का हाथ पकड़कर दीवार पर चढ़ने में मदद करने लगा। सीमल की दीवार की दूसरी तरफ कूदते ही वो खुद दीवार पर चढ़ा और चौकीदार को वहाँ से स्टूल उठा लेने का इशारा करते खुद भी नीचे कूद गया। अगले पल वो सीमल का हाथ थामे बैग उठाए बंगले की पिछली साइड पर आया। सामने गेट था, इसे खोला और वो बाहर गली में निकल आया। सामने इसका साथी मौजूद था। इसकी मैयत में दोनों कार तक आए। बमुश्किल खुद को संभालते हुए सीमल कार तक आई थी। श्याम ने इसके लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर इसे बिठाया, खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। कार छटके से आगे बढ़ गई और सीमल का घर, इसका बचपन, इसकी यादें, मादी सब कहीं बहुत पीछे रह गया था। की कर सकने इतनी एमरजेंसी पे आई जाती। रात सफ़र में कटी, दिन भी चढ़ आया था। वो लोग मुसलसल सफ़र में थे। अब शाम ढल रही थी जब पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। मज़ीद 15-20 मिनट के बाद कार एक बड़े से पहाड़ के पीछे बने एक खुले बड़े से खरके सहन में जा रुकी। श्याम ने नीचे उतर के इसकी साइड वाला दरवाज़ा खोला, वो भी आहिस्ती से नीचे उतर आई। श्याम का साथी, जिसने ड्राइवर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, सीमल का बैग डिग्गी से निकालकर सामने बने एक कमरे में ले आया। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनकर कमरे से चार श्याम की उम्र के लड़के निकल आए। आहा बॉस, तरस गए थे तुझे देखने को, महीने बाद शक्ल दिखा रहे हो। श्याम को देखते हुए चारों इकट्ठे श्याम के गले लग गए थे। सिमल झिझक कर 2 कदम मजीद पीछे हट गई। कैसे हो यार, कोई मसला तो नहीं हुआ पीछे? श्याम मुस्कुराते हुए इनसे पूछा था। क्या बॉस, पीछे तो तुम अपना चेला छोड़ के गया था, इसने कभी मसला होने दिया? एक लड़का हंसते हुए श्याम को बता रहा था। तभी इसकी निगाह बड़ी सी चादर में खुद में सिपटी हुई सीमल पर पड़ी। बॉस ये कौन है, कहीं शादी वादी तो नहीं रचा ली? नज़रों में शरारत उभरी थी। तभी श्याम को सीमल का ख्याल है। और नहीं यार, ये मेरी गेस्ट है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। आओ सिमल, तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ो। दोस्तों को जवाब देकर वो सीमल से मुखातिब और इसके पीछे चलती। अगले दिन वो गहरी नींद में थी जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कितनी देर वो कायब दिमागी से आसपास देखती रही कि वो कहाँ पर है। अगले लम्हे आहिस्ता आहिस्ता सभी से याद आने लगा। रात से आमी से कमरे में खाना वगैरह दे गया था और साथ ही ताकीद भी कर गया था। वो अच्छी तरह सोते वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले। खाना खाते वो कुछ देर वैसे कमर सीधी करने लेटी थी, मगर न जाने कब वो नींद की वादी में उतरती चली गई। शायद ये 2 दिन की थकान थी। दरवाज़ा एक बार फिर बचा। दुपट्टा शानों पर फैलाती वो बेड से उतर आई। सिंगल बेड था, एक बंदा आराम सुकून से सो सकता था। चटकनी गिराते हुए से लगा कि बाहर श्याम होगा, मगर सामने 20-22 साल की लड़की खड़ी देखकर वो हैरान रह गई। कल आते हुए इसने लड़कों के अलावा किसी को न देखा था। रात श्याम ने भी यही बताया कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो लड़की खुश दिली से सलाम करती अंदर चली आई। शुक्र है जी, मुझे यहाँ कोई लड़की नज़र तो आई। मुझे श्याम भाई ने जब आपके बारे में बताया, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई। सुबह के मैं इतने ढेर सारे चक्कर लगा चुकी हूँ, मगर आप सोई थी। अब भी मुझसे सब्र ना हुआ, मैंने आपको जगा दिया। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना? सीमल के जवाब का इंतजार के बगैर वो बोलती चली गई। एंड में सवालिया नज़रों से सीमल को देखा था। सीमल ने मुस्कुराकर सर नवी में हिलाया। तुम श्याम की बहन हो? तुम्हारी मदर? सीमल ने सवाल अधूरा छोड़ के इसे देखा। ओ नहीं जी, श्याम भाई मेरे असली वाले भाई नहीं। दरअसल मैं यहाँ काम करती हूँ। श्याम भाई बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत मदद की उन्होंने। कुछ दिनों से इन्हें खाना पकाने के लिए खानसामा चाहिए थी, तो अम्मा ने कहा कि बाहर की क्यों, मेरी बेटी है ना, तुम बाहर को खाओ। इस दिन से मैं आके तीनों टाइम का पका जाती हूँ, सफाई सुथराई भी कर जाती हूँ। लड़की काफ़ी बतूनी लगती थी। कहाँ रहती हो तुम? सीमा ने सवालिया नज़रों से देखा। यहाँ करीब ही जी। ये आपके सहन में खड़े हो ना, सामने ढलवान उतरती है, सीधी मेरे घर जाती है। आप आना ना कभी, अम्मा बहुत खुश होंगी। वो खुशी खुशी बोली। नाम क्या तुम्हारा? जी जहरा नाम है मेरा। आप नाश्ता यहीं करेंगे या किचन में लगा दूँ? श्याम भाई ने जाते जाते कहा था कि आपको याद से नाश्ता करवा दूँ। सीमल को वॉशरूम में घुसते देखकर ज़रा जल्दी से बोली। वॉशरूम में जाती सीमल बेसाख्ता रुक कर इसे देखने लगी। श्याम किधर गया? न जाने क्यों दिल बेख्तियार धड़का। कहीं वो इसे इस वीराने में अकेला छोड़कर तो नहीं चला गया? काम पर गया बाहर, इस वक्त कोई भी नहीं है। ज़ारा जाते जाते रुक गई। अच्छा, ये श्याम लोगों ने तुम्हें बताया कि वो क्या काम करते हैं? मशकूक नज़रों से ज़हरा को देखा। लो जी, मैं पूछने लगी इनसे। ना मैंने कभी पूछा, ना इन्होंने बताया। सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, बस मैं यही जानती हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? एक और सवाल। उफ़, कितना बोलती है लड़की। नहीं वैसे तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मुस्कुराकर ज़हरा को देखा वॉशरूम में घुस गई, जबकि ज़हरा सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। चलो, गलानी मशीन में लग गई सीमल ने। इसे यहाँ 1 हफ़्ता गुजर गया था। इस दौरान श्याम से इसकी मुलाकात बस सरसरी सी हुई थी। बस सलाम दुआ, ये फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और वह नफ़ी में सर हिला देती और मुतमिन सा पलट जाता। श्याम के साथ ही बस सलाम दुआ तक कि इसे बातचीत करते इसे देखते आगे पीछे हो जाता। शायद ये श्याम की ख़ास ताकीद थी। सिर्फ एक बात इसे परेशान करती कि श्याम का एक साथी बज़ाहिर तो वो इसे कुछ ना कहता, मगर सीमन को यूँ देख लगता जैसे वो हर वक्त इसे घूरता रहता है।
सुरख आंखें यूँ लगता है जैसे अभी इनसे खून रसना शुरू हो जाएगा, हर वक्त मुझों को बल देता रहता। सिमल जब जब इसे देखती है खौफ की लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती। इस दिन ज़हरा आई तो इसकी तबीयत ख़राब लग रही थी। ज़हरा आज तुम ना आती, घर में थोड़ा आराम कर लेती। जुकाम बुखार से इसका सुर्ख चेहरा देखकर सिमल हमदर्दी से बोली, कोई नहीं जी, घर क्या करना था, सारा दिन बोर होना था, सोचा चली जाऊँ, साथ ही आपसे गपशप हो जाएगी। ज़हरा कहका लगा कर बोली। सिमल मुस्कुराहटी से आम और इसके साथ ही आज ज़रा जल्दी चले गए थे। आप भी बाहर आ जाए सिमल, सारे चले गए हैं, आप बस मेरे साथ पास बैठना, बातें करना, मैं काम खुद कर लूँगी। वो सिमल का हाथ थाम कर किचन में ले आई थी। आज भाई ने बोला था वो शायद आज थोड़ा लेट आएंगे। काम करते वक्त ज़हरा इसे बता रही थी। सिमल का ध्यान कहीं और था। वो सोच रही थी कि आज से आम आ जाए तो इसे पापा का ही घर छोड़ा है, आखिर कब तक वो इसके दर पर पड़ी रहेगी। तभी वो बेख्तियार चौंकी। ज़हरा सर थामे इसके करीब वाली कुर्सी पर बैठी थी। क्या हुआ ज़हरा, तुम ठीक तो? वो घबरा उठी। बस ज़रा सा चक्कर आ गया जी, मैं ठीक हूँ। सर थामे ज़हरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सिमल ने फ्रिज से पानी निकाल कर ग्लास में डाला और इसे थमाया। चलो उठो, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं देखती हूँ बाकी काम। सिमल इसे उठाती हुई बोली थी। नहीं जी, बस मैं ठीक हूँ, बस काम तो तकरीबन ख़त्म हो गया, बस किचन समेटना वो कर लूँगी, फिर सीधा घर जाकर ही आराम करूँगी। ज़हरा कुर्सी से उठते हुए बोली। नहीं तुम बैठो, मैं देखती हूँ बाकी काम, बल्कि अब तुम सीधी घर जाओ और आराम करो। कल तबीयत ठीक हुई तो आना, वरना ज़रूरत नहीं आने की, मैं कर लूँगी सब खुद ही। सिमल इसे प्यार से डांटते हुए बोली। थोड़ी देर बाद ज़हरा चलेगी। सिमल ने बाकी का बच्चा काम खत्म किया और बर्तन धोकर किचन साफ़ करने लगी। इसका इरादा था काम से फारिग होकर थोड़ी देर धूप में बैठेगी। आज काफ़ी दिनों बाद सूरज ने शक्ल दिखाई थी। अच्छा मौका था, वो आराम सुकून से थोड़ी देर धूप में बैठती। श्याम और इसके साथियों ने वैसे भी लेट आना था, न जाने वो क्या करते थे। इसे पक्का यकीन था वो सब डाकू थे, मगर डाकू होते तो रात की बजाय वो दिन को बाहर क्यों निकलते थे। रात को क्यों नहीं, तजस्सुस था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। वो अपनी सोचों में घिरी थी जब इसे अजीब सा एहसास हुआ। बेसाख्ते पीछे मुड़ के देखने पर वो साख्त हुई थी। किचन के दरवाजे में वो खड़ा था, सुर्ख खूनी आंखों वाला, मूंछों को ताव देता हुआ। सिमल को देखते पाकर मुस्कुरा। आप यहाँ? श्याम आ गया? आपको तो आज लेट आना था ना। वो इसे देखकर एकदम बौखला गई। मैं तो जी आज किया ही नहीं, तबीयत ज़रा अपसेट थी। मूँछों तले से पीले पीले दांत साफ नजर आए थे। आपको कुछ चाहिए क्या? न जाने इसकी आंखों में ऐसा क्या था कि सिमल खौफजदा नज़रों से देखने लगी। थोड़ी देर के लिए जी आपकी कंपनी चाहिए जी। डरो नहीं जी, मुझसे बड़ा शरीफ बंदा हूँ। वो बेख्तियार 2 कदम आ गया, सिमल की जान पर बनाई। आप प्लीज़ बाहर चले जाएं। स्वीटी जी क्या प्रॉब्लम है अगर हम थोड़ी देर के लिए आपके करीब खड़े हो जाएंगे जी? वो अपनी खबासत पर उतरा है। सिमल ने बाहर निकलना चाहा जब इसने सिमल को कंधों से थाम लिया। देख शहजादी, थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, आराम से मान जाओ, वरना दूसरा तरीका भी मुझे आता है। वो गुर्राते हुए सिमल को बाजू से खींचता हुआ किचन से बाहर ले जाने लगा। छोड़ो, अपना आप छुड़ाते हुए चिल्लाई, मगर दूसरी तरफ गिरफ्त मजबूत थी। इसी खींचतानी में सिमल की आस्तीन इसके हाथ लगी थी और दूर तक उधेड़ती चली गई। दुपट्टा कहीं किचन के दरवाजे में गिर गया। आराम से कह रहा था चल, पर तुम लड़कियों में अक्कड़। इससे पहले कि इसकी बात पूरी होती, सिमल ने इसे जोरदार धक्का दिया और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। इसी पल सहन में कदम धरते हंसते मुस्कुराते श्याम और इसके पीछे वो चारों बिल्कुल साख्त हो गए। सिमल! श्याम के होंठ हिले थे और सिमल इसे देखते भागती हुई इसके सीने से जा लगी। श्याम, वो मैं वो मुझे तुमने मुझे छोड़ दिया अकेला। इसने बेरबत से अल्फाज थे। इसके सीने से लगी खौफजदा सी सिमल तड़प तड़प कर रो दी। श्याम का गोया खून खौल उठा। बॉस तुम आ गए? ये झूठ बोल रही है, इसने खुद मुझे बुलाया अपने पास। ये देखो, इसने मेरा सर भी फाड़ दिया। बॉस, ये अगले अल्फाज इसके मुंह में थे और वो चारों इस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। श्याम ने होशो से बेगाना सिमल को बाजू में भरा और अंदर चल दिया। इसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। दौर फिटे मूँह तेरे श्याम ते फिर लिया के रख दा किते पिया। 4 लांतियां 5 दे विच बंदियां दे विच ओहदे विच एक बगैरा तो निकला है। साइन करो इन पे। श्याम ने फाइल इसके आगे पेट पर पटकी थी। घुटनों में सर्दी बैठी सिमल ने सर उठा के पहले फाइल को फिर से देखा। क्या है ये? भीगी पलकें मुसलसल फाइल पर जमी थी। निकाहनामा। श्याम के अगले अल्फाज धमाके की सूरत में इसके सर पर बचे थे। तुम मेरा निकाह जलील इंसान से करवा रहे हो? डुबडुबाई नजरों से श्याम को देखा। नहीं, खुद से करवा रहा हूँ। इससे करवाने के बजाय मैं तुम्हारा गला ही ना दबा दूँ। श्याम ने बेसाख्ता नजरें चुराई। तो दबा दो, मुझे तुमसे भी निकाह मंजूर नहीं है। सिमल ने सर नजरों से देखा था और तेरी से बेड से नीचे उतरी और श्याम ने चौंक कर इसे देखा और अगले ही पल इसकी कलाई थाम कर झटके से इसे वापस बेड पर बिठाया। क्या तुम ये चाहती हो कि आज एक कमीने ने तुम पर हाथ डाला कर कोई और ये हरकत करे? कम से कम मेरी बीवी बनकर कोई ऐसी नीच हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो वो तुम्हारे कुत्ते हैं, तुम इन्हें रस्सी डाल के रखो और मुझे माफ़ रखो। ना मैं तुम डाकू में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही किसी और में। तुम मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे मेरे बाप के पास छोड़ो, वरना मैं खुद ही चली जाऊँगी। झटके से अपनी कलाई से छुड़वाती वो गुर्राई थी। सामने मुश्किल खुद पर जब्त किया। गहरी लंबी सांस भर के चंद लम्हे खुद को कंट्रोल किया और दोबारा जब इससे मुखातिब हुआ तो लहजे में हद दर्जा नरमी थी। देखो सिमल, मैं खुद भी नहीं चाहता तुम्हें यहाँ रखूँ। तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा के घर, हर जगह पुलिस के बंदे हमारी निगरानी करें। तुम मेरी वजह से फंसी हो तो इस झंझट से निकालना भी मेरा काम है। बस थोड़े दिन और वेट कर लो प्लीज़। और मेरा वादा तुमसे, तुम जब चाहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर इस वक्त ये निकाह बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
अच्छी भली ज़िंदगी गुजारी थी मैं ना, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छी भली ज़िंदगी गुजारी थी मैं, ना तुम आते ना मेरी ज़िंदगी तबाह होती। वो बेख्तियार दोनों हाथों में चेहरा थामे रो दी। श्याम ने बेबसी से होंठ काटे और चुपचाप इसे रोने दिया। क्या सबूत है, ये सिर्फ पेपर मैरिज होगी और मैं जब चाहूँगी तुम चुपचाप मुझे छोड़ दोगे। काफ़ी देर रोने के बाद सर उठाया, वह संजीदगी से देख रही थी। यहाँ तक मुझ पर भरोसा करके आई हो, आगे भी कर लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो भी संजीदगी से देख रहा था। कितनी देर बैठी वो उंगलियां मसलती रही, फिर कुछ सोचते हुए श्याम के हाथ से कलम थाम ली। फिर कितने ही दिन गुजर गए, वो अपने कमरे से ना निकली। खाना पानी सब कमरे में मिल जाता। वो 2-3 दिन से ज़हरा का भी कुछ पता ना था। श्याम ही खाना वगैरह कमरे में दे जाता। इस दिन वो पानी पीने किचन में आई, मगर से ठिठक कर रुकना पड़ा। आगे वो पांचों किचन में धावा बोले बैठे थे। एक बर्तन मांज रहा था, एक धड़ाधड़ सब्जियां काट रहा था, कोई प्याज काटते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था, और एक श्याम के साथ चूल्हे के आगे खड़ा था। कसम से ऐसे काम करते अम्मा बहुत याद आती हैं। बर्तन धोने वाले की सीमल की तरफ पीठ थी, लेकिन सीमल आवाज़ से पहचान गई वही था जिसे और श्याम को घर से पिक करने आया था। श्याम ने 1-2 बारी से इलियास कहकर भी पुकारा था। और मुझे ऐसे वक्त में अपनी होने वाली बीवी बहुत याद आती है। प्याज काटने वाले ने अपनी आंखों को बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा, और एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। सीमल छिचकती वापसी के लिए मुड़ने लगी जब श्याम के साथ खड़े लड़के ने इसे देखा। अरे भाभी आप? और श्याम के साथ से सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वो मैं सबको मतवजह पाकर एकदम परेशान हो गई। कुछ चाहिए था क्या? श्याम हाथ में चमचा थामे तेजी से इसके करीब आया, जबकि बाकी सारे सर झुकाए अपने अपने कामों में लगे। वो पानी पीने आई थी। वो शर्मिंदा सी सर झुका दी। श्याम ने आगे बढ़कर फ्रिज से बोतल निकाली, उसे थमा दिया, पानी लेकर अपने रूम में चली गई। वो सभी क्यों काम कर रहे थे? ज़हरा किधर थी इतने दिनों से? और इस रात श्याम ने इसे बताया कि ज़हरा की वालदा सीनियों से गिर गई थी, इन्हें टांग पर फ्रैक्चर हो गया था। सो ज़हरा आजकल छुट्टियों पर थी, न जाने कब आती। फिर अगले दिन इसे वो पीले दांतों वाला वैशी फिर कभी दिखाई न दिया। श्याम ने सिर्फ इतना बताया कि वैसे वापस भेज दिया कि कहाँ भेजा गया, सीमा ने जाना ज़रूरी ना समझा। कम से कम खौफ तो छुटा था जो हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था। कभी कभी वो लोग सुबह सुबह निकल पड़ते, कभी रात को और कभी आधी रात को अचानक चले जाते। ऐसे में कोई ना कोई एक आध पीछे रह जाता, ज़्यादातर श्याम ही रुक जाता। जारी कला श्याम दी बीवी थी, श्याम नहीं रहना। दोनों में बातचीत ना होने के बराबर ही थी। इस दिन रात के वो लोग लौटे तो इनके साथ 2 और लड़के भी थे। सीमल खाना वगैरह बनाकर कमरे में चली गई। कितनी देर बाहर बर्तनों की आवाज़ें आती थी। शायद वो खाना खाने लगे थे। कितनी देर बैठी वो मैगजीन की बढ़कर तानी करती नहीं जाने कब नींद की वादी मुद्दत ही चली गई। अचानक से ज़ोरदार दस्तक से इसकी आवाज़ खुली। अभी चंद मिनट तो हुए थे, आंख लगे। कौन? दरवाजे के करीब जाकर पूछा। मैं हूँ सीमल, दरवाज़ा खोलो। श्याम की धीमी आवाज़ कानों से टकराई। सीमल ने चटकने गिरा दी। थका मादा श्याम हाथ में गद्दा और कंबल उठाए अंदर दाखिल हुआ। सीमल ने हैरत से इसे देखा। जो अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर गद्दा बिछाकर उस पर ढेर हो गया। ओ हेलो, ये तुम किधर मुँह उठा के अंदर चले आए? वो बेयकीनी से आगे बढ़ी है। सुबह बात करेंगे, अभी सो जो, बहुत सख्त नींद आ रही है। नींद में डूबे श्याम की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? श्याम उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से। गुस्से से इसके ऊपर से कंबल खींचती वो चीखी थी। श्याम ने सीधा होकर नींद में डूबी आंखों से इसे देखा। मैडम, तुम्हारे आने से पहले ही कमरा मेरा था। एवी ख्वाम का कब्जा जमा के बैठ गई, और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ क्या? तुम ऊपर बेड पर, मैं नीचे ज़मीन पर, बस बात ख़त्म। बात ख़त्म करते गुड़ाप से मुँह दोबारा कंबल में मुँह घुसा लिया। बात ख़त्म नहीं मिस्टर श्याम, बात तो अभी शुरू हुई है। पूरे प्लानर हो तुम। पहले मेरे से घर में घुसे, मुझे घर से दरबदर करवाया, फिर ज़बरदस्ती करने का, और अब ज़बरदस्ती कमरे में घुसना। कल को खुद को मेरा शौहर कहकर हक भी जमाओगे। सोच है तुम्हारी, तुम रहो इस कमरे में, मैं यहाँ मज़ीद नहीं ठहरने वाली, जा रही हूँ मैं। इसके मुंह से कंबल खींचते हुए इसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में बोली, तेरी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। जब से बेसाख्ता से आमने इसकी कलाई थाम के इसे झटके से वापस किथे गया, अपने पास बैठा और खुद भी उठ बैठा। न जाने किस पागल ने डॉक्टर की डिग्री थमा दी पागल को। मुँह में बड़बड़ाया। सीमा ने घूर के से देखा। तुम्हें हर बार क्यों लगता है कि मैं झूठ कहता हूँ, प्लान करता हूँ? मैं तुम्हारे घर में घुस आई, ये वाकई मेरा प्लान था, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट करवानी थी। दूर दूर तक कोई और डॉक्टर ना था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया, और अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाया था तुम्हें। तुम खुद आई थी अपनी मर्ज़ी से। और इस कमरे में मैं क्यों आया हूँ? तुम पे हक जमाने नहीं, बल्कि मेरे साथ 2 लड़के और आए हैं ना। इनके लिए जगह नहीं थी रूम में, तो मुझे जगह छोड़नी पड़ी। बाहर कोई ऐसी जगह ही ना थी, वरना इस रूम में आने की गलती ना करता। एवी ख्वाम का नींद के साथ साथ मूड भी ख़राब कर दिया। चलो उठो, जाओ अपने बिस्तर पर। फिर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो फिर मुझसे गिला मत करना। बोलते बोलते आखिर से वो पटरी से उतर के सीमल ने घूर के इसे देखा और बड़बड़ाती हुई बेड की जानिब बढ़ गई। पहले इज्जत ईमान समझ के चली जाती, और फिर रोज़ रात को वो इसके सोने का इंतज़ार करती। जब तक वो सोना चाहता, वो कभी मैगज़ीन देखती रहती, कभी मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर देती। जैसे से लगता वो गहरी नींद सो चुका है, वो लाइट ऑफ करके खुद भी लेट जाती, मगर फिर भी अनजाना सा खौफ दिल में कुंडली मारे बैठा रहता। श्याम की भी कोई जाने की टाइमिंग ना थी। कभी सुबह सवेरे मुँह अंधेरे निकल जाता, कभी रात के, कभी कहीं निकल जाता। जाते हुए इसे दरवाज़ा अंदर से सख्ती से लॉक करने की ताकीद करता। जहाँ भी जाते वो सब इकट्ठे ही जाते थे।
और पीछे अकेली वो खौफ से आधी रह जाती। कई दफ़ा श्याम के रात टाइम जाने पर वो टोक बैठी, तुम लोग को रात को लाजमी जाना होता है, दिन को निकल जाया करो, मुझे डर लगता है अकेले, किसी रोज़ खौफ से मैं मर जाऊँगी। वो चुपचाप सुने जाता। क्या करे बीबी, हमारी मजदूरी रात टाइम की है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, बेशक घर में तुम अकेली होती हो, मगर इस घर के आसपास मेरे निगरान मौजूद रहते हैं 24 घंटे, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो आखिर में शरारत पे उतर आया। मजदूरी सीधी तरह नहीं कहेगा, चोरी करना नहीं छोड़ेंगे। वो बड़बड़ाती उठ जाती, वो अनसुनी करता बाहर निकल जाता। इस रात भी वो इसके सोने का वेट कर रही थी, नजरें हाथ में थामे मैगजीन पढ़ती। जब इसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में जा चुका है, वो सोने के लिए लेट गई। अगले लम्हे श्याम का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, साथ ही बजने लगा। वो दंग रह गई जब मोबाइल के वाइब्रेशन पर वो देरी से उठ बैठा। ट्यून तो बहुत बाद में बजी थी। वो अलर्ट होकर सोता था, वो तो समझी थी वो गहरी नींद में होता है। जी सर, यस सर की गर्दान करते वो जल्दी से बिस्तर छोड़ चुका था। आंखों पे बाजू रखे वो गहरी नींद सोने का तासुर दे रही थी, मगर नींद की छरी से आंख की छरी से मुसलसल श्याम के हरकत पे नज़र थी। कॉल बंद करने के बाद वो कोई नंबर पुश कर रहा था। हेलो इलियास। दूसरी तरफ शायद राब्ता हो गया था। सुनो, जल्दी से सब रेडी हो जाओ, हमें भी निकलना होगा। इस दफ़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और माल भी पहले से बढ़कर है। हरी अप। कॉल बंद करते हुए जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और अपना मखसूस ब्लैक लिबास निकाल कर वॉशरूम में जा घुसा। वो साख लेटी गहरे गहरे सांस लेती रही। जिस वक्त वो चीख के वो चेंज करके बाहर आया, वो इसे बेड पर बैठी नजर आई। तुम सोचो, टेंशन फ्री हो गए, मैंने बताया ना मेरे आदमी यहाँ पर मौजूद है। इसे एक नज़र देख कर श्याम ने अलमारी से अपना छोटा सा बैग निकाला। इधर आके बैठो बेटा, लेट जो इधर, जिसमें वो गालबन अपना असला रखता था। क्या तुम ये काम छोड़ नहीं सकते श्याम? आस भरी नज़रों से वो इसे देख रही थी। बैग की जिप बंद करते श्याम के हाथ ज़रा तिरक हो गए। ये काम मेरे बाप को भी पसंद नहीं था सीमल, इन्होंने कहा कि मैं इन्हें छोड़ दूँ या इस काम को छोड़ दूँ, मैंने इन्हें छोड़ दिया। मैं इस काम के लिए जान तो दे सकता हूँ, मगर छोड़ने का नहीं सोच सकता। खैर अपना ख्याल रखना, काम ज़रा ज़्यादा है, टाइम भी लग सकता है, तुम अपना नंबर ऑन रखना, मैं फ़ोन करूँगा। अगले पल वो इसका सर थपथपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो वहीं अपनी जगह साथ बैठी रह गई। देखो चोरियां नो प्रेफर कितना पियो देते लाख लानत है श्याम साहब। इसने कहा था टाइम ज़्यादा लगेगा और बाकी आज इन्हें गए 4 दिन हो गए थे। पहले कभी ऐसा ना हुआ था, एक दिन से ज़्यादा वो कभी भी बाहर ना रहे थे। आज 4 दिन बीत गए थे। सिर्फ एक दिन श्याम की कॉल आई, इसमें सिर्फ इसने इतना ही कहा कि 2-3 दिन लगेंगे, तुम ज़हरा को अपने पास बुला लेना। और इन 4 दिनों में ज़हरा इसके साथ थी, मगर शाम ढले आज इसका भाई से लेने आ गया। इसकी माँ की तबीयत ठीक न थी, सो ज़हरा चली गई और सारी रात वो कमरे को लॉक किया अकेले घर में थर थर काँपती रही। श्याम का नंबर भी मुसलसल ऑफ था, जो अगले 2 दिन में सीध ऑफ रहा। और 2 दिनों में ज़हरा चंद मिनट के लिए आई। आज 7वां दिन था। बाहर गहरी से रात, बाहर वक्फे वक्फे से होती बारिश। इसे आज भी यकीन हो चला था कि वापस नहीं आने वाले। श्याम का फ़ोन भी मुसलसल ऑफ था और आज तो मौसम की वजह से सिग्नल भी प्रॉब्लम कर रहे थे। यूं ही नीम दराज मोबाइल को देखते देखते न जाने कब इसकी आंख लगी और जिस वक्त वो मुश्किल से ही मीठी नींद गहरी नींद में पहुंची थी, तभी बारिश में भीगा ने ढाल सा थकन से चूर वजूद लिया। बाहर से कमरे का लॉक खोलता अंदर दाखिल हुआ। जब से वो इस रूम में सोने लगा था इसने एक एक्स्ट्रा की चाबी बनवा कर अपने पास रख ली थी। सामने वो कंबल में दुबकी सीधी लेटी मीठी गहरी नींद में थी। एक हाथ में मोबाइल दबा था। ब्राउन घने लच्छेदार सिल्की बाल दूर तक तकिए पर बिखरे पड़े थे। इतने दिनों की थकन भुलाए वो बेख्तियार से इसके करीब चला। आहिस्ती से इसके हाथ में मोबाइल लिया, यूँ सरसरी से करने के बाद इनबॉक्स खोला। बेशुमार पैगाम इसी के नंबर पर भेजे गए थे। शायद मौसम की ख़राबी की वजह से कहीं रास्ते में अटके रहे थे। घर जल्दी आने का, अकेले डर लगने का, किसी में डांट, किसी मैसेज में गुस्सा, किसी में फ़िक्र। कॉल लॉग में भी चंद मिनट पहले इसी के नंबर पर कॉल की गई थी का साइन था। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर सामने से देखा। मीठी गहरी नींद से ज़रा भी महसूस न होता था कि चंद मिनट पहले वो किसी खौफ का शिकार रही थी। लंबी पलकों बंद आंखों के पीछे न जाने कौन सा सुहाना ख्वाब था। होंठों पर बदस्तूर नरम सी मुस्कुराहट फैली थी। अगले पल वो बेख्तियार चुका था। इसकी पेशानी चूम ली। कई लम्हे वो इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत रकम करता रहा। वो नींद में कसमसाई थी। श्याम बेख्तियार सीधा हुआ, शौर की मंजिलें तय करते हुए नींद आंखों से। कितनी देर श्याम को देखती रही। अगले पल झटके से उठ बैठी। तुम कब आए? वो इसके इंतहाई करीब बैठा था। वो खिसक के दूर हुई, सिंगल बेड होने की वजह से ज़्यादा दूर ना हो सके। अभी आए चंद मिनट ही हुए। वो इसकी हरकत नोट कर चुका था। न जाने के दिल में टीस सी उठी। तुम चेंज कर लो, भीगे हुए बीमार हो जाओगे। वो तेज़ी से उठने लगी जब श्याम ने बेसाख्ता इसका हाथ थाम लिया और सीमन को लगा जैसे किसी जलते तनूर ने इसे छू लिया। तुम्हें बुखार है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, खा के मेडिसिन खा लेना और ये कपड़े भी चेंज कर लो अकेले। सीमल तेज़ तेज़ बोलती वो उठी थी जब श्याम बेख्तियार बोल उठा। सीमल ने बेख्तियार मुड़कर इसे देखा। वो इसे देख रहा था। क्या क्या नहीं था नज़रों में। धड़कन हद से सवा थी। सीमल ने बेख्तियार नजरें चुराई। इससे पहले वो कमरे से निकलती श्याम ने बेसाख्ता कलाई थाम कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं बहुत थका हूँ सीमल, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मेरी थकन उतार दो। धीरे धीरे सरगोशी करता हुआ इस पर झुका था। श्याम
पिंजरे में कैद तोते की तरह वो फड़फड़ाई थी। सीमल प्लीज़, अपने मजबूत बाजू में लेते हुए इसे अपने सीने में छुपा लिया। दौड़ फिटे मुँह, जो ने किया सी हुई होया। अगली सुबह इसकी आंख सीमल की सिसकियों की आवाज़ पे खुली थी। वह मुश्किल अपनी दुखती आंखों को खोलकर अपने दाएं तरफ देखा। वो कंबल ओढ़े इसके बेड पर मौजूद था। जबकि सीमल बेड से नीचे पाई थी वाली साइड पर घुटनों में सर्दी बैठी थी जिसम हौले हौले लरस रहा था। श्याम ने दोनों हाथों से फोड़े की मानद अपने दुखते सर को दबा झटके से उठ बैठा। सीमल की सिसकियाँ थोड़े की मानद इसके दिमाग में बज रही थी। कंबल खुद पर से हटाते हुए इसके करीब जा बैठा। सीमल धीरे से इसके बाजू पर हाथ रखा झटके खाता वजूद थम गया। सीमल ने सुर्ख होती भीगी पलकें उठा के इसे देखा। सता हुआ चेहरा श्याम के दिल पर जैसे खूंसा पड़ा। सीमल, इसमें रोने वाली क्या बात है? बीवी हो तुम मेरी। सर में पड़ने वाली टीस इग्नोर करते हुए आहिस्ती से थाम के बोला। सीमल ने दोनों हाथों से जोर लगा के इसे खुद से दूर किया। तुम एक डाकू हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती मैं। मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, समझे तुम? वो ज़ोर से चीखी थी। श्याम ने अपने चकराते सर को थामा। कितनी देर वो इसे रोते देखता रहा। सीमल यार, मेरी बात तो सुनो। धीरे से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और किसी कटी हुई शाख की तरह इसके सीने से जा लगी। तुम बहुत झूठे हो। तुमने कहा था तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ोगे, मुझे तलाक दे दोगे, मुझ पर हक नहीं जताओगे। तुमने झूठ बोला। तुम एतबार के लायक ही नहीं हो। अल्लाह करे तुम मर जाओ श्याम, अल्लाह करे मर जाओ। इसके आग उगलते सीने में मुँह दिए वो तड़प तड़प कर रो दी। अल्लाह करे मैं मर जाऊँ सीमल, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग जाए। धीरे से सरगोशी करता हुआ एक बार फिर इसे अपने बाजू में भेज चुका था। जिधर कर तू तो इतनी बद्दुआवां ही लेनी है। भाभी, श्याम उठा नहीं अभी तक? इलियास 3 दफ़ा इसका पूछ चुका था। वो सुबह से किचन में थी, वापस अपने कमरे में नहीं गई थी। नहीं भाई, आप खुद जाकर देखा है, शायद उठ चुकी हूँ। खुद को मसरूफ जाहिर करते हुए बोली, जिसका साफ मतलब था वो कमरे में जाना ही नहीं चाहती। इलियास वापस मुड़ गया। श्याम को रात से बुखार था, इसे जैसे परवाह न थी। वो सुबह की दोबारा रूम में नहीं गई थी और फिर काम ख़त्म करके रात के वो रूम में आई, तब भी वो यूं ही बेसुध पड़ा था। सीमल का दिल चाहा वो इसे उठाने के बहाने से ही पर इसका बुखार चेक करे, मगर फिर अगले लम्हे अपनी सोच पर लानत भेजती वो ज़मीन पर पीछे गद्दे पर आ लेटी। इसके बेड पर वो काबिज था ना, नींद ने लम्हों में ही से आ लिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब सी गिराहटों भरी आवाज़ पर इसकी आंख खुल गई। बेख्तियार ध्यान से आम की तरफ गया। अगले लम्हे वो चौंक उठी, नज़र बेड पर तक गई जहाँ मुसलसल कुछ बड़बड़ाते वो ज़ोर ज़ोर से सर तकिए पर पटक रहा था। जल्दी से उठकर वो इसके करीब आई। अम्मा, नाजी, पानी। वो हल्के हल्के बड़बड़ा रहा था। श्याम। सीमल अपना यख होता हाथ इसकी सुलगती पेशानी पर रखा, मगर अगले पल खींचते इसे लगा जैसे इसने जलते तनूर में हाथ डाला। पानी दो, श्याम धीरे से बड़बड़ाया था। आंखें हनूस बंद थी। सीमल ने उठकर साइड टेबल से पानी का जग लिया और ग्लास में डालकर इसके करीब चली आई। श्याम, पानी पी लो। झुककर आहिस्ती से इसकी गर्दन में हाथ डालकर ज़रा ऊंचा किया और ग्लास इसके मुंह से लगा दिया। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? श्याम ने आंखें खोल के इसे देखा और अपने माथे पर पड़ा सीमल का हाथ ज़ोर से झटका। वो गूंग रहेगी, वो इसे पहचान ही रहा था। श्याम, मैं सीमल, तुम्हारी बीवी। इसे बेख्तियार रोना आ गया। कौन सीमल? नाजो किधर है? अम्मा को बुलाओ। सर को ज़ोर से बेड ग्राउंड से पटका था। सीमल ने बेख्तियारी से थामा, वो होशो खुद से बेगाना था। श्याम, वो बेसाख्ता रो दी। एक मजबूत तवाना मर्द को संभालना कितना मुश्किल था। वो बेदर्दी से सर बेड ग्राउंड से मार रहा था। खून की नन्ही सी धार पेशानी के किनारे से निकली थी। वो डर गई थी। बेसाख्ता रोते हुए श्याम के सर को अपने कमज़ोर बाजू में छुपा लिया। शायद ये भी रोकने का एक तरीका था। नाजो, सर में बहुत दर्द है। श्याम ने अंगारा होती आंखें इस पर टका दी। नाजो, धीमी सरगोशी नुमा आवाज़ थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गुनूदमी में चला गया। सीमल कितनी देर बैठी इसका सर तपाती रही। नाजो कौन थी? श्याम का इससे क्या ताल्लुक था? जहन में कई सवाल गर्दिश करते रहे। काफ़ी देर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हुई इसी सोच में डूबी इसे देखती रही। सुबह फजर के अजान के साथ श्याम ने आंख खोली। सीमल, पानी। और सीमल ने जल्दी से उठकर पानी के ग्लास इसके मुँह से लगाया। शुक्र है बुखार काफ़ी कम हो चुका था और वो इसे पहचानने भी लगा था। वो बैठी आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाती रही। बेटा। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। शायद गर्मी लग रही थी, बुखार भी तो बहुत तेज़ था ना। सीमल ने नरमी से इसका हाथ हटाकर बटन खोल दिया। श्याम ने सीमल के यख होते हाथ अपने सीने पर धर लिए। मुझे कभी भी मत छोड़ के जाना सीमल, वरना मैं मर जाऊँगा। इसका एक हाथ मजबूती से थामे, दूसरा आंखों पर रखते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया था। रात की थकी मांदी नींद से बंद होती आंखें लिए सीमल ने धीरे से अपना सर इसके सीने पर टिका दिया। इसका एक हाथ मजबूती से थामे, दूसरा आंखों पर रखते हुए धीरे से बड़बड़ाया था। रात की थकी मांदी नींद से बंद होती आंखें लिए सीमल ने धीरे से अपना सर इसके सीने पर टिका दिया था। वो कई दफ़ा अक्सर बातों के दरमियान कभी कभी इसे इसके घर वालों का जिक्र छेड़ती थी, मगर हर मत पर टाल जाता। बात हंसी में उड़ा देते, वो भी ज़रा जोर न देती। शायद वो बताना नहीं चाहता था। 2 दिन से बुखार हो, वो काफ़ी वीक भी लग रहा था। ये 2 दिन लड़के दिन भर इसके रूम में पाए जाते और सारा दिन किचन में गुजार देते। कभी एक चीज़ बनाते, कभी दूसरी। लड़कों के होते वो कम ही कमरे में जाती। सारे इसे इज्जत से बुलाते, से आते देखकर वो अपनी जगह ही छोड़ देते, चाहे वो कमरा हो या किचन हो या सहन, मगर वो कम ही किसी से बात करती। इस वक्त भी वो रूम में आई तो लिहाज से आम के पास कोई फाइल लिए बैठा था। इसे आते देख कर, अच्छा बॉस, बाकी मैं देख लूँगा, आप आराम करें कहकर कमरे से निकल गए। एक नज़र से आम को देखकर जो इसी तरफ मतवजह था, अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में जा घुसे।
और जिस वक्त वो बाहर आई श्याम फ़ोन कान से लगाए किसी से बातों में मगन था। इसे आते देखकर फ़ोन बंद कर दिया और बात सुलझा रही थी। इसे मसरूफ़ देखकर श्याम ने फ़ाइल उठा ली। ये नाजो कौन है? फ़ाइल का सफ़ा पलटते इसके हाथ ठिठके। सीमा ने कनखियों से देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? फ़ाइल बंद करके साइड पर रख दी। इस रात बहुत पुकार रहे थे, इसे कोई बहुत स्पेशल है? सीमा ने एक नज़र इसके चेहरे का जायज़ा लिया, जिस पर न जाने इस नाम पर कैसी चमक आई थी। होंठ भी खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। हाँ, बहुत स्पेशल है, जान है मेरी। श्याम के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट निकलने लगी। कितनी जाने हैं तुम्हारी? लगे हाथ तो ये भी बता दो। सीमा ने हाथ में थामा ब्रश जोर से टेबल पर पटका। न जाने की गुस्सा आ गया। श्याम ने बेसाख्ता गर्दन उठाकर इसे देखा। साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि अमली तफसीर बनी वो खड़ी थी। 1 2 3, पूरी 3 जाने हैं मेरी। वैसे मुझे कुछ कुछ जलने की बू आ रही। कुछ चूल्हे पर चढ़ा के आई थी क्या? मासूमियत से आंखें पटपटाती सीमल को देखा। न जाने कि वो अभी से तंग करते मज़ा आने लगा था। मैं कुछ जलने लगूँ? जलती है मेरी जूती। मेरी तरफ से जाओ भाड़ में। 3 बनाओ या 300 बनाओ, मेरी बला से। वो तनफन करती इसके पास से गुजरते हुए बाहर जाने लगी, जब बेख्तियार हंसते हुए सामने से अपनी तरफ खींच लिया। कसम से आज पक्की मेरी बीवी लग रही हो। लड़ती झगड़ती लड़ाका बिल्ली। सामने से बाजू के घेरे में लेते हुए कहा। जब वो फड़क उठी। हटो परे, तुम मर्द होते मतलब परस्तो। एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी से दिल भर के तीसरी पकड़ ली। बड़बड़ाते हुए श्याम का हाथ जोर से झटका था। श्याम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हारी नज़र में मर्द ऐसे होते तो मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ सीमल। मेरी ज़िंदगी में तुम आई हो, जो पहली और आखिरी भी। तुम ही हो और तुम ही रहोगी। दोनों हाथों से इसका चेहरा थामे वो संजीदगी से बोला। हाँ तो इस रात नाजो नाजो ऐसे करे थे कि पता नहीं कब से बिछड़े बैठे मोहतरमा से। ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई इसके हाथ झटकती उठ गई। यार अब मेरी सगी बहन से भी जलोगी तुम? सर पर हाथ फेरते से आमने शरारत से देखा। सीमल ठिठक कर इसे देखने लगी। सच में बहन है तुम्हारी? जितनी देरी से उठी थी इतनी देरी से वापस बैठ गई। सच्ची मुच्ची तुम्हारी कसम। श्याम की आंखों में शरारत भरी थी। तो मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जाते जहाँ यहाँ क्यों रखा है? अपनी माँ से मिलवाओ, अपने बाबा से, अपनी बहन से। मेरा भी दिल करता है मैं इनसे मिलूँ। वो इसका हाथ थामे आहिस्ती से बोली। श्याम गहरी सांस भरते से देखने लगा। ले जाऊँगा यार, अभी टाइम नहीं है, अभी नाराज़गी चल रही है इनसे। बैठ के राउंड से टेक लगाते हुए धीरे से बोला। तुम मुझे ले चलो, वहाँ मैं सबको राज़ी कर लूँगी, देखना तुम। वो जोश से बोलती मज़ीद इसके करीब हुई। शौहर को तो राज़ी करती नहीं, देखना तुम सीधी जहन्नुम में जाओगी। शरारत से कहते हुए श्याम ने इसे बाजू में भरा था। श्याम प्लीज़, तुम हर बार मुझे यूँ ही टाल देते हो। आज तुम यूँ चिल्लाती चीखती चिल्लाती रहेगी। श्याम ने इसके मुँह पर हाथ रखकर इसे चुप करवाती और बेबसी से फड़फड़ाती रहेगी। ले तू जज्बाती हो जा। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, मगर ध्यान बाहर लाउंज में बैठे श्याम और इसके साथियों की जानिब था। किचन की खिड़की से साफ बाहर नजर आ रहा था। बातों की आवाज़ भी वो आसानी से सुन सकती थी। चारों तरफ कुर्सियों पर फैले हुए 7 अफराद थे। दरम्यान में मेज़ पर कोई नक्शा खुला पड़ा था, जिस पर श्याम का हाथ में पेंसिल लिए निशान लगा लगा कर समझा रहा था। यह है वो वादी। श्याम की आवाज़ उभरी। इस वादी के दाएं तरफ से 8 घर हैं, कुल 8 घर, और इन 8 घरों में से चंद गज के फासले पर ये आर्मी कैंप है, जहाँ पे हमें धावा बोलना है। कुल 40 आर्मी ऑफिसर्स हैं। हमें इन्हें ज़िंदा पकड़ना है। अगर तुम लोगों में से कोई भी एक ज़रा सा भी खतरा महसूस करे तो बजाय ज़िंदा पकड़ने के सबको उड़ा देना बॉम्ब से। बॉम्ब होंगे हमारे पास। सिमल ने बेख्तियार सीने पर हाथ रखा। आर्मी ऑफिसर? इसे आर्मी से शदीद इश्क था। याद रखना, हमें पीछे से यही ऑर्डर मिला, ज़िंदा पकड़ने का। और अगर ना पकड़ पाए तो कोई भी कमीना वापस ज़िंदा ना जा सके, समझे तुम लोग? वो बारी बारी सबको देख रहा था। यस बॉस। सब लड़कों ने गर्दनें इस बात में हिलाई। सीमल का हाथ बेख्तियार कलेजे पर पड़ा। नहीं श्याम नहीं, इस बार नहीं। पाक आर्मी को ख़त्म करने का तुमने सोचा भी कैसे? इस बार मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इस बार मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना शौहर ही क्यों ना कमाना पड़े। दिल ही दिल में वो श्याम से मुखातिब हुई। कान अब भी बाहर थे। जहाँ श्याम जिस दिन अटैक करना था, इस दिन की टाइमिंग और कब निकलना दिन बता रहा था। वो ध्यान लगाकर सुनने लगे। वो कमरे में अफसरदा सी बैठी से झुकाए हाथ में मोबाइल था। मैं इसकी स्क्रीन को घूरती हुई देखे जा रही थी। जहन कहीं और था और इसी लम्हे बोलता हुआ श्याम अंदर आया। सिमी यार वो मेरे ब्लैक कपड़े निकाल देना, आज रात हमें जाना है। वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। दराज खोलकर वो झुककर कोई चीज़ तलाश करने लगा। सिमल की तरफ से कोई जवाब न पाकर एमी पीछे मुड़कर देखा। वो साख से बैठी मोबाइल स्क्रीन को घुरे जा रही थी। वो दराज बंद करता सीधा ओवर चलता मैं इनके बराबर आ बैठा। क्या हुआ है? इसके बराबर आ बैठा। इसके हाथ में मोबाइल लेकर इसका रुख अपनी जानिब किया। तुम जाओ श्याम प्लीज़। डुबडुबाई नज़र से श्याम को देखा। श्याम का दिल बेख्तियार डोला। क्या यार, अब ये मत कहना डर लगता है। कहा ना तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं, आसपास बहुत से निगरान छोड़ रखे हैं मैंने। गाल पे बहते इसके आंसू साफ करते हुए बेख्तियार मुस्कुराया, मगर अगले पल वो सिसकती हुई इसके सीने से जा लगी। प्लीज़ श्याम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज जैसे कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारे घर चलते हैं, हम सबको मना लेंगे। मैं सबके पाँव पकड़ लूँगी, मगर प्लीज़ प्लीज़ आज मत जाओ। वो रो रही थी, इल्तिजा करती। साग बैठे श्याम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेख्तियार इसका चेहरा उठाकर अपने सामने किया। ऐसी क्या वजह थी जो तड़प कर रोई थी?
वरना पहले तो सिर्फ गुस्सा करती थी और चुप हो जाती थी। वो बात बताओ सीमल जो तुम्हें डरा रही है। इसकी आंखें साफ करता हुआ धीरे से बोला। सीमल ने सर नफी में हिला। नहीं बस तुम मत जाओ, प्लीज़ आज मत जाओ। सीमल प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। सीमल प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। श्याम के पूछते फूट फूट कर रोती। तुम लोग आज आर्मी ऑफिसर को मारने जा रहे हो ना? मैंने सब सुन लिया श्याम। सीमल ने डुबडुबाई नज़रों से श्याम को देखा। मत करो श्याम, यही आर्मी हमें सर्दों गर्म से बचाती है। इसी आर्मी को ख़त्म करने का सोच रहे हो। आंसू पहुँचते हुए श्याम को देखा। श्याम ने गहरी सांस भरते हुए से देखा और धीरे से मुस्कुरा। तुम पागल हो डॉक्टर, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, अभी मुझे देर हो रही है। वो उठ खड़ा हुआ। तुम लोग जाओगे तो वापस आओगे ना? सीमल बेसाख्ता कहते हुए उठ खड़ी हुई। यार सिंपल कहा ना, वापस आकर सब बताऊंगा तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए से शानों से थामते हुए बोला। इसी वक्त इलियास घबराता हुआ अंदर दाखिल। बॉस, अकबर का फ़ोन आया था, किसी मुखबर ने पुलिस को खबर कर दिया, थोड़ी देर में यहाँ रेड पड़ने वाली है। श्याम के मुस्कुराते लब बंद हुए थे। तुम जाओगे तो वापस आओगे ना? सीमल की बात अब समझ में। सीमल तुमने, बेयकीनी से सीमल को देखा। तुम चोरियाँ करते रहे, डाके डालते रहे, मैं चुप रही। मगर श्याम, जब बात वतन के जवानों पर आ जाए तो मुझे सी लड़कियाँ खामोश नहीं बैठती। मैंने भी सब बता दिया। एक आंसू तड़पता सिसकता हुआ लुढ़कता हुआ गाल तक आया। श्याम ने करब से आंखें मोद ली। बॉस, आप भाभी को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकले, वहाँ शब्बीर गाड़ी समेत मौजूद है, बाकी पुलिस को हम संभाल लेंगे। इलियास ने बेयकीनी के भंवर से निकलते श्याम को सिचुएशन समझाई। नहीं इलियास, यूं ही तो यूं ही सही। इसे हम चोर लगे, डाकू लगे, अब अरेस्ट करवा रही है तो ठीक है, मैं भी वही मर्द हूँ जो अपने काम के लिए सीने पर गोलियां खाने को भी हाजिर रहता है। श्याम तेरी से आंखें साफ करता बाहर जाने लगा जब इलियास ने तेरी से इसका रास्ता रोका। नहीं श्याम, भाभी कुछ नहीं जानती। अगर जानती होती तो ऐसा कभी ना करती। इनकी पहली गलती समझ कर यही सही यहाँ से निकलो इन्हें लेकर। तुम इसको मेरे घर छोड़ देना। इलियास जाओ तुम, बाकी मैं निपट लूँगा यहाँ। श्याम ने इसके बाजू छटके, मगर वो भी इलियास था इसका वफादार। नहीं श्याम, प्लीज़ मत करो यार, निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है। भाभी प्लीज़, आप जो ज़रूरी चीज़ लेना चाहें ले लें, लेकिन जल्दी करें। इलियास श्याम को समझाते हुए बोला। सीमल से बोला और श्याम को थाम कर बाहर ले गया। एक बार फिर रात के वो लोग निकले और श्याम कितना गुस्से में था। पूरा रास्ता सीमल को लगा वो इसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देगा। सारा रास्ता इसने सीमल से बात तक नहीं की थी। रात की गाड़ी एक आलिशान महल के आगे रुकी थी। वो गाड़ी से उतरा था। सीमल भी उतर आई। श्याम बिना इसे देखे, बिना मुखातिब के अंदर की जानिब बढ़ गया। वो उंगलियां मसलती वहीं खड़ी रही। बशीर ने डिग्गी की तरफ बढ़ते हुए से खड़े देखा। भाभी आप भी अंदर आ जाए, मैं सामान लेके आता हूँ। आप भी अंदर जाए, मैं सामान लेके आता हूँ, कहता वो आगे बढ़ गया। सीमल भी जहाँ श्याम गया था वहीं चलती। लॉन्च पे दाखिल होते सामने का मंजर श्याम के गले लगे। एक खातून रोते हुए कुछ कह रही थी। एक लड़की पास खड़ी मुस्कुराती हुई आंखें साफ कर रही थी। सामने सोफे पर एक और वजूद भी साथ बैठा था। अरे भैया, ये सीमल भाभी है ना? तभी इस लड़की की नज़र सीमल पर पड़ी। अगले पल वो तेरी से इसके गले आ लगी। पता है आपको भैया, आपकी इतनी बातें करते थे कि मेरा दिल करता था उड़ते हुए आपके पास पहुँच जाओ। वो उसके दोनों हाथ थामे पुरजोश थी, बोली चली जा रही थी। इसी पल श्याम और सीमल की नज़रें टकराई। अरे नाजो हट परे, मुझे मिलने दे अपनी बहू से, मैं वारी में सदके मेरे श्याम की दुल्हन। अब वो खातून श्याम से अलग होकर इसके करीब चली है और मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। माँ हूँ मैं इसकी, बताया होगा इसने। वो अब सीमल से पूछ रही थी। सीमल ने बेसाख्ता इसे देखा जब इसे इग्नोर के सोफे पर साक बैठे वजूद से मिल रहा था। ये वालिद श्याम के, आओ तुम्हें भी मिलवाऊँ। वो सीमल की तवज्जो श्याम की तरफ के पास बैठे वजूद पर मरकूज देखकर बोली। श्याम की दुल्हन है, इसे बाबा की दूसरी तरफ बिठाते हुए वो श्याम के वालिद को बता रही थी। इन्होंने बेसाख्ता कामते हाथ इसके सर पर रखे। नाहिजार ने बताया मेरे बारे में, बाप हूँ मैं इसका। वो अब सीमल से मुखातिब से। सीमल ने सर उठाकर इसे देखा। वो भी सर झुका है, बाबा की दूसरी जाने बैठा था और इस बात में सर हिलाया। रात के वो लोग बातें करते रहे। नाजो इसे श्याम के कमरे में छोड़ गया और रात के श्याम का इंतजार करते करते न जाने वो कब सो गई। कौन है श्याम? सानवी दस दो। सुबह आँख खुलते पहली नज़र साथ वाले बिस्तर पर पड़ी बगैर शिकनों वाली चादर साफ जाहिर करी थी कि वो रात कमरे में नहीं आया था। वॉशरूम का दरवाज़ा भी वैसे खुला था जैसे रात को इसने छोड़ा था। आहिस्ते से कंबल हटाती वो उठी और वॉशरूम में जा घुसी। इस रात जब वो गद्दा उठाए इससे बगैर इजाज़त लिए इसके कमरे में आ घुसा था तब वो कितना परेशान हुई थी। और आज रात वो कमरे में क्यों नहीं आया, वो इस वजह से परेशान हो गई थी। फ्रेश होकर जब वो कमरे में सामने बेड पर नाजो बैठी नजर आई। अरे भाभी शुक्र है आप उठ गई। पता है मैं सुबह से 3 चक्कर आपके रूम के लगा चुकी हूँ। एक तो हर कोई भाभी के कमरे के चक्कर लांदा रहंदा। एक थे नाजो ते ओ थे ओ जड़ी बीबी सी रोटी पकाने वाली। इसे आते देखकर नादो तेरी से उठ के इसके करीब चली। खैरियत, क्या हुआ? सीमल चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जायज़ की तरफ देखने लगी। वो क्या है ना, आज आपका हमारे साथ पहला नाश्ता ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया। माने बस आपका ही जागने का वेट कर रहे थे हम तीनों। नाजो इसके हाथ से ब्रश ले इसके बाल सुलझाने लगी। तीनों? सीमल ने ना समझी से देखा। हाँ जी तीनों, मैं, अम्मा और बाबा। नाजो इसके बालों को पुष्ट पर खुला छोड़ते हुए बोली। श्याम किधर? अरे भाभी भाई तो रात को ही चले गए थे। नाजो टेबल पर ब्रश रखते हुए बोली। चले गए? सीमा ने नासमझी से देखा। नाजो ठटक कर इसे देखने लगी। भाई ने आपको बताया नहीं कि रात जब आप सोने चले गई इससे 1 घंटे बाद भाई चले गए? मगर आपसे मिलने रूम में भी गए थे क्योंकि वापसी पे इन्होंने कहा था कि वो आपको जाने का बताएं हैं। नाजो से तफसील बता रही थी। ओ तो श्याम, इतनी नाराज़गी कि मुझे बताना भी गवारा ना किया तुमने। सर झुकाए वो सोच में डूबी थी जब नाजो ने इसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी
सीमा ने चौंक कर इसे देखा। हाँ श्याम आए थे रात, बल्कि रास्ते में इन्होंने बताया था वापसी का, बस मुझे याद ना रहा। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाए वो बोली। मुझे पता है आप भी इनकी जॉब से राज़ी नहीं होगी। बाबा भी राज़ी नहीं थे, राज़ी तो मैं और अम्मा भी नहीं थे, बस इनकी खुशी के लिए मानना पड़ा है। इतने खुले माइंड के बेटे ने लाखों पन्ना चाहा अम्मा और बहन मान गई। दरअसल इनकी जॉब ही ऐसी कि महीनों बल्कि सालों बाद अपनी शक्ल दिखाते हैं। बस यही बात मुझे और अम्मा को पसंद नहीं थी। बाकी तो कोई मसला नहीं था, बस बाबा अपना दिल बड़ा ना कर सके। एक ही तो बेटा इनका इस जॉब में जान हथेली पर लिए फिरते हैं। न जाने कब किस वक्त क्या हो जाए, बस इसी बात पर बाबा डरते हैं। भाई से प्यार जो करते हैं, यानी कि सब जानते हैं कि बेटा डाकू है। हद है, कितने फ़ख्र से सबको बताते हैं। नाज़ो से तफसील बता रही थी और दिल ही दिल में कोड़ रही थी। आपको पता है भाभी, शुरू के कई माँ भैया ने हमें बताया नहीं कि इस जॉब का, बस यही कहते हैं कि अच्छी जगह नौकरी मिल गया। मगर एक दिन अचानक कुछ आदमी और भाई को ज़बरदस्ती ले जाना चाहा। तब अब्बा दरमियान में आ गए। तब भाई को बताना पड़ा कि इस दिन हमें पता चला कि भाई सीक्रेट एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस। सीक्रेट एजेंट? सीमा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। यानी कितना अरसा में पागल बन रही। हमें भाई ने पता ही नहीं चलने दिया। इन्होंने कब आर्मी में अप्लाई किया और कब वो इसमें पोस्ट के लिए चुन लिए गए, हमें भी पता नहीं चलता अगर वो लोग हमारे घर ना आते। बाद में बाबा ने बहुत शोर मचाया, भैया को रोका, मगर भैया ना माने, उल्टा बाबा की धमकी पर खड़ी छोड़ गए। ये तो अब 6 माह पहले की बात। अम्मा की बीमारी को सुनकर दौड़े चले आए थे, या कल अचानक से आ गए थे। नाज़ो से तफसील से बता रही थी और वो मुँह खोले हक तक बैठी थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? इसे डाकू समझती रही और पुलिस को भी कॉल करके इसे गद्दार कहलवाया। उफ़ खुदा, अब क्या होगा? इस दिन वो पुलिस से छुप क्यों रहा था? सवालात ने जहन में खलबली मचाई। सीमल ने नाज़ो की तरफ ही देखा, जो अब इसे नाश्ते का कहते हुए बाहर की तरफ निकल रही थी। सीमल ने इसे आने का इशारा किया और तेज़ी से मोबाइल की तरफ आई। अगले पल वो श्याम का नंबर पुश करी थी। कितनी देर में उसका नंबर मिला दी और आगे से कॉल काट देता। आखिर तंग आकर श्याम ने मोबाइल ही ऑफ कर दी। नहीं कुछ करना उन्हें। और फिर 3 माह का अर्सा बीत गया। कोई दिन और कोई ऐसा लम्हा ना था जब इसने श्याम का नंबर डायल ना किया। मगर हर बार नंबर बंद मिलता। बहाने से वनारों से बातों बातों में श्याम का पता करती और आगे से इसका एक ही जवाब होता। भाभी भैया ऐसे करते, महीनों घर नहीं आते, फ़ोन तो महीने में एक आध बार ही करेंगे। इस जॉब का यही तो प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप भी हमारी तरह आदी हो जाएंगी। और वो मुंह बस ओढ़ के रह जाती। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसके घर में आई से 1 ही हफ्ता हुआ था और इसे खबर मिली थी कि वो प्रेग्नेंट है। तब सारा दिन और सारी रात वो श्याम का नंबर मिलाती रही थी। पहली बार इसका दिल किया कि कहीं से निकल कर वो अचानक से इसके सामने आ जाए, मगर वो नहीं आया ना। और उसे पूछने पर भी वो हर बार आगे से कहती, भाभी भैया सुनेंगे तो कितने खुश होंगे ना। बस जब भी इनकी कॉल आई सबसे पहले मैं इन्हें यही खुशखबरी दूंगी, देखना भागे चले आएंगे। और वह समझ आती नाज़ो की भी अभी भी श्याम से कोई बात ना हुई थी। वो शिद्दत से इसकी मुंतज़िर थी और जिस दिन इसकी डिलीवरी थी नाज़ो का हाथ थाम कर अपने मचलते आंसुओं को इसने बेदर्दी से रोका था। नाज़ो प्लीज़ श्याम को बुला लो। भाभी मैं रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने मैसेज छोड़ दिया इनके नंबर पर। इंशाल्लाह आपके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते देखना वो हमारे साथ होंगे। नाज़ो इसका हाथ थपथपाते हुए बोली और फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस रात इसने तड़पते से सकते श्याम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सुबह जब वो होश में आई तो करीबी नाज़ो बच्चों के कॉट पर झुकी नजर आई। अम्मा इसके सराहने बैठी तस्बीह कर रही थी, जबकि खिड़की के करीब बाबा जान कुर्सी पर बैठे थे, वो कहीं नहीं था। मुबारक हो भाभी, 2 बच्चों की अम्मा बन गई आप। नाज़ो इसे जागते देखकर करीब आई। अम्मा ने बेसाख्ता छुपकर इसकी पेशानी चूमी। बाबा जान भी इसे जागते पाकर इसके करीब चले आए थे। सीमा ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़कर कॉट की जानिब देखा, जहाँ गुलाबी और आसमानी कंबलों में लिपटे वो दोनों मीठी नींद के मज़े लूट रहे थे। नाज़ो ज़रा श्याम को फ़ोन तो लगा, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था ना। अम्मा नाज़ो से मुखातिब थी। सीमल ने भी चौंक के इसे देखा। अम्मा क्या था फ़ोन, मगर भाई से रब्ता नहीं हो रहा। नाज़ो सीमल को अपनी तरफ देखता पाकर नज़रें चुराती बच्चों के कॉट पर झुक गई। सीमल ने कर्ब से आंखें मौन ली और फिर थोड़ी देर बाद नाज़ो ने सरसरी से इसे देखा, जो सीने पर हाथ रख के गहरे गहरे सांस ले रही थी। अम्मा नमाज की नीयत कर चुकी थी जबकि बाबा कमरे से बाहर गए थे। भाभी नाज़ो तेरी से इसके करीब आई। आर यू ओके भाभी? नाज़ो ने इसे सहारा देकर उठाना चाहा, मगर सीमल की बिगड़ती हालत पर कमरे में मौजूद नर्स तेरी से बाहर भाग गई थी। अगले चंद मिनट बाद डॉक्टर्स का चकमकटा लग गया। जल्दी से दोबारा इमरजेंसी में ले जाया गया। अब माँ बाप साथ बैठे इमरजेंसी के दरवाजे पर नजरें गाड़े बैठे थे और अस्पताल की ठंडी राहदारी मोबाइल कानों से लगाए वो सिसक रही थी। भैया बस कर दे, वो ठीक नहीं है, मर रही हैं, वो मर जाएंगी, आप आ जाएं प्लीज़। रात का तीसरा पहर था। बच्चे के रोने की आवाज़ पे इसकी नींद टूटी। मुंदी मुंदी आंखें खोल के इसने देखा, सामने हथेलियों में चेहरा सजाए कोहनियों के बल लेटा वो इसे देख रहा था। कितनी देर वो बगैर पल के झपके से देखती रही। तभी दूसरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गहरी सांस भरती हुई बच्चों की जानिब करवट बदल गई। बच्चों को फीड करवाने के बाद कितनी देर वो थपकती रही थी। जब वो दोनों गहरी नींद में चले गए तो सीमल ने कंबल ओढ़ते हुए बारी बारी दोनों की पेशानियाँ चूम ली। कितनी देर वो इन्हें सोते हुए देखती रही, फिर गहरी सांस खारिज करते वापस मुखालिफ सिमत करवट बदली। वो तब भी वैसे ही लेटा था, नजरें एक सेकंड भी न झपकी थी। सीमल ने कर्ब से आंखें मूंद दी। चंद सेकंड बाद आंखें खुलकर देखा, वो तब भी इसे देख रहा था। सुनो, मेरे ख्यालों में आकर मुझे तंग करना छोड़ दो श्याम। वह आंसू टूट कर तकिए में जज़ब हुए थे। हाथ लगाकर देखो, ख्याल हकीकत बन जाएगा, आजमाइश शर्त है। सरगोशी नुमा आवाज़ पर सीमल ने झटके से आंखें खोल कर इसे देखा, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुसलसल इसी पोजीशन में था। जरा दफा हो जाके। तुम श्याम तुम आ गए?
वो झटके से उठी मगर अगले लम्हे कराह कर रह गई। श्याम ने जल्दी से उठकर इसे थामा, वह सिसकते हुए इसके सीने में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। तुम बहुत बुरे हो श्याम, बहुत बुरे। मेरी छोटी सी गलती पर मुझे छोड़ के अगर मैं मर जाती तो तुम तब भी ना आते, तो तुम बहुत बुरे हो। वो तड़प रही थी। श्याम ने शिद्दत से उसे पासों में भेजा था। मारी जाती पता लगता फिर इस डंगर नूं। सॉरी सिमल, सो सॉरी। आ गया कुछ लगता सो सॉरी दा। उसके बालों पे बूसा देते हुए धीरे से बोला, वो और शिद्दत से रो दी। वो इसे रोने देना चाहता था। वो चाहता था कि इसकी भड़ास निकल जाए तो आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाए। काफ़ी देर वो रोती रही। वो हौले इससे अलग हुई थी। श्याम ने मुस्कुराकर इसकी अदा मुलाहिजा की। अरे क्यों, सॉरी तो किया ना। सीमल ने इसे घूर के देखा। ओके ओके, दोबारा सॉरी कर ले तो कान पकड़ के। सीमल के देखने पर डरने की एक्टिंग करते हुए इसने बाकायदा कान पकड़ लिए। मुझे बताया क्यों नहीं, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर, एवं कौम का तुम्हें डाकू समझती रही। गुस्से से घूरा। तुमने मौका दिया था जो बताता, हर बार अपनी सुनाती रही, जब भी बताने की कोशिश की मुँह फुला लेती थी। श्याम ने इसके लंबे बालों को खींचा था। मैं तो दादा कोई सी नहीं देखा कि तू कुछ दसन की कोशिश की होवे। हूँ झूठ बोली जा जिन्हें बोल सकना। और धीरे से अपनी आगोश में छुपा लिया था। सीमा ने भी थक हार के खुद को इसके सुपुर्द कर दिया। पता है जिस वक्त नाजो ने कॉल करके बताया कि तुम आईसीयू में, मैं इस वक्त इतना डर गया था सीमल, मेरा दिल कर रहा था मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊँ। श्याम ने धीरे से इसकी पेशानी चूमी। और जिस वक्त नाजो ने मुझे मैसेज किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस वक्त मैं इतना खुश हुआ, दिल चाहता था कि अचानक तुम्हारे सामने चलाऊँ और ज़ोर से तुम्हें खुद में भेज लूँ, मगर मुझे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा और नाजो का प्लान फ्लॉप हो जाता। सीमा ने नासमझी से देखा। प्लान फ्लॉप मीन? मतलब ये कि मेरी जान, कि मैंने एक प्लान बनाया था तुम्हें सुधारने का। इस प्लान में मैंने नाजो को भी मिला लिया। श्याम ने इसकी नन्ही सी नाक दबाई। हुआ कुछ यूँ कि इस रात जब हम लोग इन आर्मी ऑफिसर्स का जिक्र करते, वो पाक आर्मी नहीं थी बल्कि दुश्मन मुल्क के करिंदे थे। हमें खबर मिली कि वो लोग कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात चुराने यहाँ आए हैं। हमें ऑर्डर मिला था कि इन्हें ज़िंदा पकड़ना है ताकि इनके आगे के प्लान के बारे में जाना जा सके, और अगर बहालते मजबूरी हम इन्हें गिरफ्तार ना कर सके तो इन्हें भागने भी ना दिया जाए। और प्लान तुमने सुन लिया और अपने नन्हे से जहन के मुताबिक तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस जो पहले हमारी तरफ से मशकूक थी मौके पर पहुँच गई। तो मैं तो तुम्हें लेकर निकला और पीछे लियाज को पुलिस को अपने आर्मी ऑफिसर होने का बनाना पड़ा। खुफिया एजेंट इस पोस्ट पर अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में छुपाना पड़ता है, इसलिए पुलिस हमारी तरफ से मशकूक हो गई थी। खैर लियाज सुबह के साथ इन्हें मौके पर पहुंच कर इन जासूसों को गिरफ्तार कर लिया, मगर मैंने ठान लिया कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर बेतबारी की तुम्हारी तरफ छोटी सी सज़ा तो बनती है। पूरे साल 9 महीने सज़ा दी थी, छोटी जिनी सज़ा सी। लाख लानत तेरे थे। मैंने अपने प्लान में नाजो को भी मिला लिया। मुझे तुम्हारी बेकरारी की पल पल की खबर देती थी। लाख लानत फिर नाजो थे भी। और तुम्हें यूँ पोस्ट करती जैसे मुझसे बात ही ना हुई हो। मगर इस रात जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई मैं आना चाहता था, मगर मुझे अहम केस के लिए तलब कर लिया कि अगली सुबह मुझे नाजो का मैसेज मिला, जुड़वा बच्चों की मुबारकबाद, और शाम को तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हुई। फिर मैं इसी रात आ गया। सिमल ने बेख्तियार चौंक कर इसे देखा। इसी रात आ गए थे तो आज 6 दिन गुजरने के बाद वो इसके सामने क्यों आया था? मैं बहुत डर गया था सिमी, मैं बहुत शर्मिंदा भी था, मगर तुम मजाक को इतना सीरियस समझ कर मुझे छोड़ जाने का सोचोगे ऐसा तो मैंने सोचा तक नहीं था। मोहब्बत से इसे साथ लगाते हुए इसके घने वालों पर अपने होंठ जमा दिया। होंठ छाड़ के जाए लान तीनों। आइंदा से मजाक भूल कर भी मत करना श्याम, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। सिमल ने सिसकते हुए इसे देखा। श्याम ने बेसाख्ता इसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों जहाँ भी गए अब इकट्ठे जाएंगे, और प्लीज़ फिर मत रोना शुरू कर देना। मुझे अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया ठीक से। धीरे से सरगोशी करता चेहरे पर पड़े बालों को काट के पीछे करता हुए इसकी फीकी आंखों को चूमते हुए मोहब्बत से बोला। सिमल धीरे से मुस्कुरा दी। कौन से वाला ज़्यादा प्यारा, ये वाला या ये वाला? इश्तियाक से कभी बच्चों के छोटे छोटे हाथ थामता, पाँव छूता, नाक दबाता हुआ इससे पूछ रहा था। तुम ज़्यादा प्यारे हो। सिमल इसे एकटक देखते हुए हंसी थी। मैं हूँ जानी, बट इस टाइम मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। माँ बाप के लिए सभी एक जैसे होते हैं। सिमल के चेहरे पर ममता का नूर फैला हुआ था। मगर इस वक्त तो मुझे बच्चों की माँ ही प्यारी लग रही है। चलो पहले इसे जी भर कर देख लूँ, बाकी अपने शहजादों को सुबह देख लेंगे। इसके कंधे पर ठोड़ी रखते हुए शरीर लहजे में बोला। सिमल ने इसके सर से हौले से सर टकराया। इसके सुरीली हंसी ने श्याम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। बदगुमानी की धुन चढ़ चुकी थी। मोहब्बतों और चाहतों के जुगनों से सजे रोशन रास्ते इनके मुंतज़िर थे। ख़त्म शुद। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा नावल अपने अख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया मुझे ये नावल। खैर इड्ली छेती माफ़ नहीं करना चाहिए सी, 2-4 चंडा ही मार देनी। पूरा सालों ने इंतज़ार कराया। बेशक तो एक बेतबारी दिखाई सी, लेकिन मैं तो सिमल को इनोसेंट ही कहूँगी, क्योंकि सिमल को कुछ नहीं पता था। अगर इतना तुम तबार कर रहे थे तो तुम बताते। ये तो तू ड्रामा ही मारिया एंड ते आके कि मैं तेरे को बड़ी बड़ी दसन की कोशिश की, जो बड़ी तू दसन की कोशिश की और असी कितने सी। तो खैर आपको कैसे लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल है जी तू कौन पिया, निदा अली अब्बास का। मैं तो वैसे जिस दिन पढ़नी बिना मैंने तो गाना याद आई ज़्यादा पे। तू जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। वो तुम कौन पिया का गाना। खैर छोड़ें,
तो मेरी सुरीली आवाज़ पे आप हमें कश कुछ ना पड़ जाए किसी को, तो मजाक करेंगे। अच्छा, अब कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, हम वीडियो एंड करेंगे। अल्ताफ़ अहमद खावर के साथ इतना कुछ हो गया फिर भी उसके दिमाग ठिकाने नहीं है। खावर दी बस हड्डी नहीं से कौन नहीं सी। अली पे एक ज़बरदस्त थैंक यू। अली पे एक ब्यूटीफुल थैंक यू। हम्माद शाह वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। नावल बहुत अच्छा था लेकिन आपने बहुत सीरियस होकर पढ़ा, आपके फ़नी कमेंट्स को मिस किया, ओवरऑल अच्छा था। थैंक यू वेरी मच डियर, इंशाल्लाह आपको दोबारा मिस नहीं करना पड़ेगा, हम आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे। हैक बीट फैक्ट सच में बहुत मज़े का था, थैंक यू वेरी मच डियर, लेकिन आपका नाम बड़ा औखा है। जेबी चट वी आर हेयर, आप ही किधर थे आप, बड़े दिनों बाद आई हैं। अल्ताफ़ अहमद नावल बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आपके बीच बीच में जो कमेंट थे उसको बहुत मिस किया। थैंक यू वेरी मच डियर रुखसार, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करना पड़ेगा। हम्माद शाह वेरी नाइस, नावल और सुहेल की फैमिली का अंजाम दिखाना चाहिए था। मरीम अजीज़ के नावल अच्छे होते हैं, नो डाउट, ये बात आपने सही कही ना, मरीम अजीज़ के नावल अच्छे होते हैं और वाकई इनको अंजाम दिखाना चाहिए था। साइम भाई वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। एक्चुअली ना मैंने आ गई नींद, उधर कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुंच गया है, तो मैंने दे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। मैं सवेर की उठी हुई हूँ, तो अभी तो हुरब भी मेरे पास है, अभी वो भी सो गई है। कुछ दिनों से हुरब रुकने के लिए आई हुई है, उसकी मम्मा गई हुई है आउट ऑफ सिटी शादी अटेंड करने, तो हुरब इधर है। हुरब को सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, हुरब के पेपर है, मैंने अपना बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर वहाँ से आके आगे फिर आगे कोई आया हो, फिर इस तरह के आया गया लगा हो, कहीं खुद भी जाना पड़ता है, कभी आना पड़ता है, तो बस फेडअप हुई पड़ी हूँ। फिर रिकॉर्डिंग भी करनी है डेली वाइज, तो बस इसलिए ना थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल। तो ऐसा है कि अब मुझे नींद से बड़ी डर्टी किस्म की नींद आ रही है। उर्फ को उठाने के लिए सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना पड़ जाता है, 6 बजे नहीं, सुबह नमाज के बाद सोना ही नहीं पड़ता कि अगर, क्योंकि अगर तुम्हें उठा के लाएंगी तो उन्हें और ही सो जाना, तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। खैर मेरे दुख तो नालना नहीं है। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।